You are. Good morning, everyone. अच्छा, Good इनकी morning. आवाज अच्छा रही। All of you can hear me? Yes, sir. हाँ, ठीक है। So welcome to the new session. बहुत अच्छी बात है, आप लोगों ने एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट का ये प्रोग्राम जो है वो पार्टिसिपेट करने का वो किया है, एंड आई एम वेरी हैप्पी टू सी ऑल ऑफ यू। लेकिन मुझे उम्मीद यही थी कि बाकी लोग भी बहुत जल्दी आएंगे। आई एडवाइस ऑल ऑफ यू टू बी वेरी रेगुलर, वेरी पंक्चुअल, क्योंकि ये जो प्रोग्राम है ये हमेशा आपको नहीं सुनने को मिलते हैं, और आप लोगों ने इसको ज्वाइन किया है, इसका सीधा सीधा मतलब ये है कि यू हैव सम आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग, और आप कुछ ना कुछ डिफरेंट करना चाहते हैं। तो ये आपका ट्रिगर पॉइंट है ना? तो इसमें आप सब जितना ज्यादा पार्टिसिपेट करेंगे, और अपने जो साथियों को है उनसे भी आप कहिएगा। आई होप यू आर कंफर्टेबल बोथ इन हिंदी एंड इंग्लिश। Yes, sir. या Yes, sir. ओके। तो पंक्चुअलिटी और आपकी अटेंडेंस ये बड़ा मायने रखती है। पिछले कुछ दिनों में आपने सीखा होगा कि व्हाट इज द एंटरप्रेन्योरशिप एंड व्हाट यू कैन डू बाय बीइंग हियर, रादर देन बीइंग द जॉब सीकर्स, यू बिकम द जॉब प्रोवाइडर्स। और इससे होता क्या है, इट्स अल्टीमेटली गोइंग टू गिव यू द नेशनल इकोनॉमिक डेवलपमेंट, एंड यू विल बिकम पार्ट ऑफ दैट। So on that note, first I congratulate all of you for being in the session. Or before starting my session, I'll share you one or two stories. Just hold on a minute. हाँ जी। Sorry, I'm in a meeting. Okay, sorry for the inconvenience. I'll just connect my. तो मैं आपको एक स्टोरी शेयर करता हूँ, सो दैट यू ऑल्सो थिंक ऑफ, एंड यू हैव टू टेल मी व्हाट मोरल डू यू रिसीव। तो जंगल का एक राजा है, होता है, आप सभी को पता है, और वो कौन है? बाय डिफॉल्ट यू नो दैट हिज लायन, है ना? अब किसी ने लायन से पूछा, ये बात पूछा कि व्हाई एट ऑल यू शुड बी कॉल्ड एज अ किंग, यू नो देयर इज अ बिगर एनिमल लाइक एलिफेंट, थैंक, है ना? ये आपसे बहुत बड़े शरीर में, काया में जो है वो एक जानवर है, वो है हाथी। आपसे बहुत ज्यादा जो तीव्र बुद्धि वाला भी कोई जानवर है, आपसे कोई ताकतवर भी है, कोई आपसे जो है वो क्विक भी है, चीता जिसको कहते हैं। व्हाई एट ऑल यू शुड बी कॉल्ड द किंग? एंड व्हाट डू यू नो व्हाट द लायन रिप्लाइज? ही रिप्लाइज दैट बिकॉज़ आई थिंक आई एम अ किंग। ठीक है? तो पॉइंट ये है कि यू हैव टू थिंक लाइक एंटरप्रेन्योर्स। नो, हाउ डू यू थिंक अबाउट द एंटरप्रेन्योर्स? हाउ डू यू थिंक लाइक एंटरप्रेन्योर्स? उसके लिए आपको एक यूनिकनेस होनी चाहिए, आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग होनी चाहिए, और आपको मतलब लोगों से हटके ये सोचना पड़ेगा कि एंटरप्रेन्योर इज नॉट ऑल अबाउट डूइंग अ बिजनेस। सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि जो बिजनेसमैन होता है और जो एंटरप्रेन्योर होता है वो एक डिफरेंट, दोनों की जो चीजें बड़ी डिफरेंट है। While in the business, you know, everything is well planned, but in the case of the entrepreneurship, you have on-program decisions, and this make you different. क्योंकि जब आप on-program decision की बात करते हो, तब जो है वो आपको, अगर आप पे जो इंटेलेक्ट है, जो आपकी क्षमता है, जो आपकी का एक फंक्शनल आउटकम होता है, which helps you out in the non-program decision making. So you have to think like entrepreneur, you have to act like entrepreneur, and in the process you will have to plan all things that is coming in your way. ठीक है? अब आज का जो हमारा टॉपिक है, well I think you know it. What is the topic of the day? Topic of the day, anybody? किसी को आइडिया है? Sir, about the business opportunities. Yes, identifying the business opportunities.
और उस पर फिर मैं आपको एक शॉर्ट स्टोरी शेयर करता हूँ बिफोर आई प्लंज इनटू माय प्रेजेंटेशन। आप में से कितने लोगों के पास एयरटेल के मोबाइल हैं? हाउ मेनी ऑफ यू हैव द एयरटेल मोबाइल्स और कनेक्शन? Yes, sir. I have. हाँ जी, यू हैव। Yes. Yes, sir. सृष्टि सिंह एंड Yes, sir. आकांक्षा। ओके, सो डू यू नो हु इज द ओनर ऑफ दिस एयरटेल? नाम नहीं पता है आपको? नाम नहीं पता है? भारती मित्तल। नाउ यू नो द स्टोरी। आप मतलब ये जो धीरू भाई अंबानी की कहानी है वो सबने सुनी होगी। भारती मित्तल को जानते हो आप लोग? ओके, आई विल शेयर यू द स्टोरी। इन लेट 70s, in late 70s, he was having a cycle shop in लुधियाना। समझ रहा? लुधियाना में उनकी Yes. एक साइकिल की दुकान हुआ करती थी। लेट 70s में, मे बी 77, 78, 79, आई डोंट एग्जैक्टली नो। तो वहां लेकिन जैसे आप लोग यहाँ से हट के आए हैं अपने अपने स्टडीज में, आई थिंक यू ऑल मस्ट बी डूइंग वेल इन योर स्टडीज। आप हट के आए हो यहाँ पर, आपने एक मतलब ये क्यूरियोसिटी जगी है कि व्हाट इज द एंटरप्रेन्योरशिप एंड वेदर और नॉट वी आर फिट फॉर दैट। तो ये आपने सोचा, ये अपने आप में हम कहते हैं ना, वेल बिगिन इज हाफ डन। सो यू हैव बिकम better than most of the people who avoid coming to this kind of thought process। उनकी एक लय वाली जिंदगी है, सुबह शाम वाली जिंदगी है, इवन मी इंक्लूडेड। मैं आपको एजुकेशन तो जरूर शेयर कर रहा हूँ, बट आई एम ऑल्सो इन दैट एक्ट। बट यू कैन कॉल मी एन इंट्राप्रेनर। आप जानते हो दोनों में फर्क क्या होता है, एंटरप्रेन्योर और इंट्राप्रेनर में? Entrepreneur is doing all these activities for his own sake or her own sake, while the intrapreneur is doing all these very same activities for the company that he works in. So although we are doing a routine job, but we are doing all these entrepreneurial activities for the company that we are into, right? So we could be called entrepreneurs. तो एक तो ये बात हो गई। तो जो एंटरप्रेन्योर होता है, थिंकिंग जो है वो डिफरेंट होती है। अब ये जो आपका भारती मित्तल थे, उनको 70s में ये मतलब संतुष्ट नहीं थे वो। उनमें संतुष्टि नहीं थी कि मैं अपने साइकिल शॉप, एंड ऑफ कोर्स फॉर ए कॉमन मैन द साइकिल शॉप बिजनेस इज क्वाइट गुड, राइट? So at least he is playing in lakhs and lakhs, and during those times, so it was quite a good business, lucrative business. But then he decided to be different from others. And what did he do? अगर मैं आपको ये बताऊं कि आज आपकी इलेक्ट्रिसिटी वेर एवर यू आर, वेदर इन यूपी और एल्सवेयर, आपकी इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई जो है काफी कंसिस्टेंट है, काफी रेगुलर है। बट वाज दैट द केस बिफोर? आई बिलोंग टू द जनरेशन who spent childhood during late 70s and early 80s. So I remember I was in a city where there were load shedding for continuous 2 days, 3 days or so. I remember, still I remember. And even 10 years back, 15 years back, if you see, the electricity supply was not that good. Forget that. Even last 5 years, it was not that. ठीक है? तो अब ये रेगुलर हुई है, उस समय पे नहीं थी। तो आप ये बैकवर्ड इंटीग्रेशन करिए और सोचिए कि लेट अर्ली 80s और लेट 70s में बिजली की सप्लाई की हालत क्या रही होगी। सो दिस मैन he identified a business opportunity. So that's what is the topic of today। और इसलिए मैंने सोचा कि पहले मैं स्टोरी से ही शुरुआत करता हूं और मोरल ऑफ द स्टोरी आपको इमीडिएटली समझ में आएगी। तो उसने क्या किया, एक बिजनेस अपॉर्चुनिटी को आइडेंटिफाई किया। एंड हाउ डिड ही डू दैट? उन्होंने एक प्रॉब्लम देखा कि सोसाइटी में एक प्रॉब्लम है, पीपल आर नॉट हैविंग द सफिशिएंट इलेक्ट्रिक सप्लाई। एंड व्हाट इज द अल्टरनेटिव? अल्टरनेटिव ये था जेनसेट। जो जनरेटर होते हैं बड़े बड़े, तो उस जमाने के लिए वो बड़ी लिक्रेटिव चीज होते थे, आई मीन मतलब अट्रैक्टिव होते थे। लोग ये चाहते थे काश मेरे घर में हो जनसेट, और वो सभी लोग अफोर्ड भी नहीं कर पाते। तो, तो उसने क्या सोचा कि इसमें बिजनेस अपॉर्चुनिटी है, बिकॉज मोस्ट ऑफ द पीपल दे रिक्वायर इट। और उसने जो है वो जापान से जेनसेट को मंगाना शुरू कर दिया। ही स्टार्टेड इंपोर्टिंग द जनरेटर सेट्स फ्रॉम जापान। अब वहां से बुला के इंपोर्ट करता था, अपने कमीशन जो भी मार्जिन है उसकी वो लेकर के, और इसने इंडिया में सेल करना शुरू किया।
अब ह्यूज मार्जिन आने लग गई है। कहाँ वो साइकिल की दुकान लाख 2 लाख 10 लाख रुपए होती थी, ये करोड़ों में आ गए। So these are the people, why I'm telling you this story is just to make you aware that the inner motivation to do something much more than what actually you are doing right now brings you up. ठीक है? अब उसने जो है उसका बिजनेस काफी फ्लोरिश हो गया। बट देन देयर आर ऑलवेज द गवर्नमेंट पॉलिसीज व्हिच डू अफेक्ट द बिजनेसमैन, और ये उनके साथ भी हुआ। तो उनके साथ ही जब हुआ, तो क्या हुआ कि जब गवर्नमेंट ने देखा कि ये बहुत सारे बिजनेसमैन, अब होता क्या है, भेड़चाल भी है हमारी कंट्री में। एक आदमी अगर किसी चीज में सफल हो गया, देयर आर मल्टीपल पीपल दे फॉलो हिम। अब होता क्या है, जब आप पहली दफा किसी ने मार्केट में एंटर की, तो उस समय चूंकि हैं, तो दैट फेलो हैज गॉट एन एज ओवर द अदर्स, और वो एक मोनोपोली काइंड ऑफ वो बिजनेस करता है। तो उसका तो काफ़ी बिज़नेस फ्लरिश हो गया। अब करते-करते काफ़ी लोग आ गए और कुछ लोगों को बेनिफिट भी हुआ। इट वाज़ नॉट ओनली हिम, देयर वर मेनी पीपल, क्योंकि अपने यहाँ पॉपुलेशन ज़्यादा है, तो उस वजह से जो है काफ़ी लोगों के बिज़नेस फ्लरिश हुए। बट देन गवर्नमेंट आल्सो थॉट अदरवाइज़, कि उसने कहा कि बहुत ज़्यादा बढ़ गए। अगर आपको इकोनॉमिक्स के बारे में थोड़ा बहुत नॉलेज होगा, बहुत से लोग तो बहुत जानते होंगे, तो आपको ये समझ में आ रहा होगा कि अगर हम इंपोर्ट करते हैं तो क्या होता है? द फॉरेन एक्सचेंज इज गोइंग आउट, और जितना फॉरेन एक्सचेंज आपका बाहर जाता है, उतने ही आप को मतलब फाइनेंशियली जो है वो दिक्कत होने लगती है इन कंट्री। सो व्हाट द गवर्नमेंट थिंक्स? गवर्नमेंट थिंक्स टू रिस्ट्रिक्ट द इंपोर्ट सो एज टू सेव द फॉरेन एक्सचेंज। फॉरेन एक्सचेंज सेव करने का मतलब है यू हैव गॉट मोर परचेजिंग पावर एंड यू बिकम ए बेटर कंट्री। तो इस वजह से उन्होंने क्या किया, उन्होंने इंपोर्ट पे पाबंदी लगा दी। आप बात समझ रहे हो? आप जब ये स्टोरी खत्म होगी तो आपको मोरल और समझ में आएगा, और मैं आपसे पूछूंगा भी कि व्हाट यू लर्न फ्रॉम दिस स्टोरी। तो अब उन्होंने, गवर्नमेंट ने इंपोर्ट पे बैन लगा दिया। नाउ दिस विल अगेन केम बैक टू जीरो। ठीक है, एक बिजनेस था, नॉर्मल बिजनेस था, फिर वो चेंज किया उसने, उस बिजनेस को बड़ा बनाया, उसके बाद वो फिर जीरो पे आ गया। नाउ व्हाट डिड ए कॉमन मैन डू? हम और आप अगर होते, हम क्या करते? हम तो हाथ पैर छोड़ के और बैठ जाते। बहुत से बिजनेसमैन ऐसे होते हैं कि 100-200 करोड़ का नुकसान हो गया, और वो कई बार वो मतलब आई डोंट वांट टू इवन से दैट वर्ड, दे गो दे लूज द होप एंड सैक्रिफाइस देयर लाइफ, है ना? दिस ए बेटर वर्ड, आई मीन आई डोंट वांट टू गो इनटू दैट स्पेसिफिकली। ठीक है? तो ऐसा भी हो जाता है, एंड आई हैव सीन पर्सनली, आई हैव सीन लॉन्ग बैक इन 80s, देयर वाज ए फायर इन न्यू मार्केट कोलकाता, and hundreds of the shops they got burned। बहुत बड़ी आग लगी थी, और उसमें से कम आप बिलीव नहीं करोगे, 10 लोगों ने अपने जीवन दे दिए। They could not withstand the pressure of that, losing business, right? तो लेकिन अब एंटरप्रेन्योर में यही खासियत एक होती है। मैंने आपको शुरू में कहा था कि एंटरप्रेन्योर और बिजनेसमैन में डिफरेंस क्या होता है। अब यहाँ पर ये बिजनेसमैन नहीं था, ये एंटरप्रेन्योर था, और इसने, एंटरप्रेन्योर जो है हर नेगेटिव चीज को एक पॉजिटिविटी में कन्वर्ट करता है। सो व्हाट डिड यू डू? इसने एक्सप्लोर करना शुरू कर दिया, रादर देन गिविंग अप, ही स्टार्टेड एक्सप्लोरिंग व्हाट एल्स कैन बी डन। और उस चक्कर में उसने बहुत सारे देशों की विजिट करी, बहुत सारी कंट्रीज में हो गए, और इन द प्रोसेस वो ताइवान भी गए। ताइवान से उसने कुछ देखिए, अगेन अभी आज आप मोबाइल का जमाना है, तो आपको बड़ी कॉमन चीजें लगती है, यू कैन कॉल एनीबॉडी एट एनी गिवन पॉइंट ऑफ टाइम, एंड वेरी लीस्ट रेट ऑफ इंटरेस्ट। आई रिमेंबर द टू we had to pay a very heavy price for calling somebody during daytime. It was full charge. Of course, after 9 o'clock in the evening, it used to be 1/4, but then even then it was quite high. तो आप लोगों को शायद वो बात समझ में नहीं आए, लेकिन सन 2000 से पहले तो मोबाइल था ही नहीं, लैंडलाइन हुआ करते थे, वो भी बड़े लिमिटेड थे। एंड देन देयर वाज ए एरा अर्ली 90s का, जबकि लोगों के मतलब एक मोहल्ले में एक टेलीफोन होता था, और लोग जो है वो घरों में जाया करते थे फॉर अटेंडिंग द टेलीफोन कॉल्स। So there was a huge scope for supplying of the telephone sets. So what did you do? उसने टेलीफोन सेट खरीदना शुरू किया, इंपोर्ट करना शुरू किया ताइवान से, और इंडिया में उसको सेल करना शुरू किया, और फिर वो ही केम बैक, राइट? तो मतलब ये है कि नो मैटर वेयर यू आर, इन विच पोजीशन यू आर, बिकॉज दिस इन द एंटरप्रेन्योरियल निटी-ग्रिटी, व्हाट सेव्स यू इज योर पेशेंस, है ना? आपके धैर्य की परीक्षा होती है, और अगर जब आप उससे उभर के आ गए, देन यू बिकम
even better person, even a better entrepreneur, bigger entrepreneur. अब वो बाउंस बैक कर गया वो, ठीक है? उसके बाद उस ये और तब तक जो है वो कुछ साल तक वो बिज़नेस चला और तब तक ये जो पहले पेजर और फिर मोबाइल और ये ज़माना आ गया। एंड सिंस ही वाज़ इंटू द फील्ड ऑफ द टेलीकॉम, सो ही स्मार्टली शिफ्टेड टू द एयरटेल कंपनी, ठीक है? अब आप समझ रहे हो मोबाइल में आया उस समय मोबाइल क्रांति हुई थी और उसने ह्यूज जो है वो अपना इमेज भी बनाया, उसकी ब्रांडिंग हुई और पूरे देश में इफ यू आस्क पीपल कि भाई मोबाइल कौन-सा लेना है? तो एयरटेल का कनेक्शन वाला लेता हूँ, ठीक है? तो ऑल ऑफ यू मस्ट बी अवेयर ऑफ ऑल दिस। अब यहाँ पे स्टोरी खत्म नहीं होती। आप लोगों ने सोचा कि बस अब ये काम खत्म हो गया, यहाँ पे ऐसा नहीं हुआ। अब हम आते हैं लेट 90s में। लेट 90s में क्या हुआ? यू नो द बिज़नेस टाइकून आपके देश का जो है कौन है? अंबानीज़। अंबानीज़ जो है वो प्लंजिंग हुए। उन्होंने देखा कि ये मोबाइल का बिज़नेस बहुत फ्लोरिश कर रहा है, सो व्हाई डोंट वी स्टार्ट? एंड दे केम विथ द रिलायंस कम्युनिकेशन। अब ठीक है, भारती मित्तल जो है वो बड़ा उन्होंने नाम कमा लिया था, एयरटेल की कंपनी उनकी चल पड़ी थी एंड इट वाज़ डैम पॉपुलर इन द कंट्री। बट इवन देन यू नो जैसे होता है ना कि आपके सामने ऊँट के सामने पहाड़ आ जाए, तो इट हैपेंड लाइक दैट। अंबानी के सामने टिक पाना बड़ा मुश्किल होता है। एंड दैट टू व्हेन दे ऑफर्ड एट a very least price, you'll be surprised to know, I mean, you may not have the experience of this, but I do have. People, you know, they used to buy for 500 rupees, and in that 500, the Reliance will give the free handset and a lot of, you know, post-dated calls. So people had bills of 25,000, 30,000, 40,000 when they went away. तो उसमें काफी नुकसान भी हुआ। बट इस केस में क्या हुआ पता है? जो कॉमन पर्सन है उसको तो मतलब फ्रीबीज या जो कम कीमत है उसकी आदत पड़ी होती है। So they shifted to Reliance and this fellow Airtel he started feeling the threat and even he came to that point where he thought कि अब मुझे Airtel का जो बिजनेस है उसे विड्रॉ कर लेना चाहिए क्योंकि अब मैं टिकूंगा नहीं मार। But then good sense prevailed. The advisors advised him in good faith कि आप कंटिन्यू करिए, स्कोप बहुत ज्यादा है और अभी बहुत बिजनेस आपका बढ़ेगा क्योंकि स्कोप इसका बहुत ज्यादा है। देयर आर वेरी लेस पीपल हु आर स्टिल यूजिंग द मोबाइल एंड दैट केप्ट हिम कंटिन्यूइंग इन द सर्विस और अभी भी जो है वो कंटिन्यूड भी है और काफी बड़े लेवल पे कंटिन्यू, ठीक है? सो दिस इज द स्टोरी। नाउ व्हाट डू यू लर्न फ्रॉम दिस स्टोरी इज नॉट दैट इंपॉर्टेंट। इफ एनीबडी कैन जस्ट टेल मी व्हाट यू लर्न फ्रॉम दिस स्टोरी इन वन लाइन और टू लाइन, आप में से कोई बताएंगे? एनीवन? सर एंटरप्रेन्योरशिप बिजनेस बिजनेस में डिफरेंस जाना और एंटरप्रेन्योरशिप में अगर कोई आप मतलब काम कर रहे हो अगर वो बंद हो जाता है तो आप दोबारा से किसी और काम के लिए भी सर्च कर सकते हो बिना हार माने। हाँ, हाँ, गुड। थोड़ा-सा वॉइस आपका थोड़ा-सा कम आ रहा है। बट एनीवे ये आपको ये पता है आपको हमेशा परसिवरेंस जो आप में होना चाहिए और आपको कभी निराश नहीं होना है अपनी एंटरप्रेन्योरियल जर्नी से बिकॉज़ व्हेन यू से फॉर एग्जांपल यू हैव सम प्रॉब्लम और जब आप उस प्रॉब्लम को ओवरकम कर लेते हो यू बिकम अ स्ट्रॉन्गर पर्सन, है ना? मैं बहुत अपनी क्लोज़ फैमिली में भी मैं ऐसे लोगों को जानता हूँ दे हैव बाउंस्ड बैक थ्राइस और 4 टाइम्स। चलिए, तो ये हो गई ये 2 स्टोरी। सो आई थिंक दिस विद दिस इन द बैकग्राउंड नाउ वी कैन स्टार्ट आवर टॉपिक। जो आइडेंटिफिकेशन ऑफ बिजनेस अपॉर्चुनिटी है, मैंने आपको केस स्टडी पहले ही बता दी कि हाउ दिस मैन ही आइडेंटिफाइड द बिजनेस अपॉर्चुनिटी। So, if you have got the entrepreneurial mindset, if you can think positively, if you are rightly motivated, and you have got certain managerial and leadership qualities, definitely you can bring forth your own entrepreneurial mindset. और आप एक नया बिजनेस जो है आइडेंटिफाई करके क्रिएट कर सकते हो। What you have to do is you have to look around your environment wherever you are. अगर आप कहोगे कई लोग ऐसे होते हैं जो जंगल में जा रहे हैं वहां पर वो बिजनेस अपॉर्चुनिटी पैदा कर लेते हैं। अब आप कहोगे जंगल में कैसे कर लेते हैं? जंगल में एक तालाब है उसमें कर लेंगे, ठीक है? कैसे कर लेंगे? जंगल में तालाब है, मछली पालन का धंधा शुरू कर दिया उन लोगों ने। हालांकि आप ये भी मानोगे इजियर सेड देन डन, लेकिन ये कह मैं रहा हूं
But anybody who is there on the place, he is having an entrepreneurial mindset and he is doing with the total focus in his mind. तो उसके लिए वो saying वाली बात नहीं है, वो एक्चुअल में कर रहा है, ठीक है ना? So actually what happens, वो इन बातों को कर रहा है एज ए एंटरप्रेन्योर, और इस तरह से करेगा. इट्स नॉट लाइक इजियर सेड देन. ठीक है. सो विद दिस इन द बैकग्राउंड नाउ वी कैन शेयर द प्रेजेंटेशन. ठीक है. शेयर कैसे करें, हम भूल गए. Just hold on a minute. I'm sharing my slide. हाँ. आगे.
There is some problem. You have to wait. Okay, sir. नहीं इसमें आ जाओ। बैठ जाए। शेयर कंटेंट। हाँ। स्लाइड बाय स्लाइड। आपसे आपके मुद्दे। कंटेंट ओनली स्क्रीन। पावर पॉइंट लाइव में नहीं है। बिल्कुल। हाँ। आपका आवाज आ रही है? एको हो रहा है। Now I think you can see this. Yes, sir. Now I think you can hear. Yes, sir. So slide is visible to you? Yes, sir. Okay. So this is the topic of the day. You are already aware. This is my introduction. I'm Professor Pradeep Pathak. And today we are going to hold this session so that you have some awareness the entrepreneurship and entrepreneurship, as I said you, it's not about just doing a business, but doing a business with certain degree of innovation or certain degree of certain different mindset. तो इसलिए मैं इसकी बात एक अलग तरीके से रख रहा हूँ आपके सामने. You can note down some of the important points which I will cover in the process of the presentation. ठीक है. सबसे पहले मैंने आपको बोला था कि एंटरप्रेन्योरियल माइंडसेट होना चाहिए और एंटरप्रेन्योरियल माइंडसेट में लीडर और मैनेजर
ये इन दोनों का एक बहुत बड़ा रोल होता है। अच्छा, यहाँ पर जो मैंने जानबूझ के आपको ये स्लाइड यहाँ पे रखा फर्स्ट में, बिकॉज़ व्हेन यू ट्राई टू बिकम एन एंटरप्रेन्योर यू नीड टू बी अ लीडर नॉट ए मैनेजर। और ये डिफरेंस बड़ा कॉमन है। एंड नाउ डोंट से मी कि ये जो है रियल लाइफ में मुश्किल है। मैं सिर्फ इसके कॉन्सेप्ट की बात कर रहा हूँ। At any given point of time, I am a leader, I am a manager, so I am playing different roles. तो मेरा सिर्फ लिमिटेड पॉइंट ये है कि when you are making a decision, entrepreneurial decision to be precise, you need to act like a leader. ठीक है? और ये बड़ा ही विजिबल जो है डिफरेंस है। अगर आप ये देख पाओ तो एक लीडर वो होता है जो कि फ्रंट से लीड करता है एंड ही इज डूइंग मैक्सिमम वर्क। यू नो, कैन यू जस्ट कोरिलेट फ्रॉम द फिगर? सबसे Yes, ज्यादा sir. जो रेड वाला है वो लीडर है आपका। तो काम को सबसे आगे से वो लीड कर रहा है और बाकी लोग उसको फॉलो कर रहे हैं। और मैनेजर क्या होता है, जस्ट गिविंग इंस्ट्रक्शंस, है ना? वो इंस्ट्रक्शन देता जा रहा है और बाकी लोग काम कर रहे हैं। तो अब इसमें दोनों में फर्क क्या होगा? फर्क ये आएगा कि व्हेन यू आर एक्टिंग एज अ लीडर, द पीपल विल बी स्ट्रांगली मोटिवेटेड। जब उनको लगेगा उनका लीडर सबसे, so this will give them a motivation to really toil hard, and achievement will definitely be fabulous. ठीक है? So when you try to become an entrepreneur, or of course, मतलब I start calling you the entrepreneurs because you have joined this program. So I start calling you entrepreneurs so that you develop the mindset. So you already have become entrepreneurs. You have to think like that. You have to act like a leader. Now coming to the topic, वर्ल्ड बेस्ट बिजनेस अपॉर्चुनिटी, है ना? तो इसमें आप जैसे सक्सेस स्टोरी मैंने अभी आपको बताई। कमिंग टू दी व्हाट इट टेक्स टू आइडेंटिफाई द बिजनेस अपॉर्चुनिटी। जब भी आप बिजनेस अपॉर्चुनिटी देखते हो, यू हैव टू लुक अराउंड, यू हैव टू वेट रिस्क, knowing whether or not it is something that could work for you. It is very important, you know. आप ये तो देखोगे ही कि बिजनेस अपॉर्चुनिटीज क्या है, उसके बाद आपकी रिलेवेंस क्या है, वेयर डू यू फिट इनटू दैट स्कीम ऑफ थिंग्स। जैसे मैंने लुक अराउंड किया और मुझे लगा कि जो है हेलीकॉप्टर बनाने का बिजनेस तो बहुत बढ़िया है, बट देन आई हैव टू थिंक कि भाई मेरे में क्षमता भी है कि नहीं। ठीक है? सो हियर वी आर गोइंग टू हैव डिस्कशन ऑन व्हाट एग्जैक्टली डू वी मीन बाय द बिजनेस अपॉर्चुनिटीज। समथिंग कुड बी a business of somebody, it could not be for the others. How can they be spotted? मतलब ऑन द स्पॉट। जैसे ही, है ना, मान लो कि ट्रेन है, ट्रेन दो रेलवे स्टेशनों के बीच में कहीं वो स्टॉप हो गई ड्यू टू फॉर व्हाटएवर रीजन। तो आपको पता है वहां पे मतलब दूर दूर तक कुछ नहीं होता, बट आप 10 मिनट में देखते हो कोई चाय वाले, कोई बिस्कुट वाले वो आ जाते हैं। हाउ डू दे कम? दे हैव स्पॉटेड ए बिजनेस अपॉर्चुनिटी बिकॉज देयर इज अ ट्रेन स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ दैट। So like this, of course, this is a very small example, but similarly, there could be many big examples. और ये जितनी भी चीजें आप सोसाइटी में जो ट्रांसफॉर्मेशन देख रहे हो, it is happening because of the people who are able to identify some of the business opportunities which the others could not. और ये different types of opportunities की भी हम बात करेंगे। तो ये देखो, बिजनेस अपॉर्चुनिटी की अगर हम डेफिनेशन पे जाएं, तो आप ये देख लीजिए, the first point it clearly says it provides an individual or a company with an amazing chance to expand their current operations, initiate new offerings and turn a profit. अगर आप किसी ऑपरेशन में ऑलरेडी हो तो आप उसको एक्सपेंड करिए। अगर बिजनेस ऑपरेशन आपका बढ़ता है, अगर आपके पास एक स्टेशनरी की शॉप है, आप एक कॉलेज के बगल में हो, है ना, वहां पे आपके 500 कस्टमर आते थे, एक नया कॉलेज खुल गया तो वहां पे 1000 लोग आएंगे, यू नीड टू एक्सपेंड फॉर। तो करंट ऑपरेशन आप एक्सपेंड करो या आप इनिशिएट न्यू ऑफरिंग्स। देयर वाज नो कॉलेज इन द अर्लियर, बट नाउ ए कॉलेज हैज कम अप, सो यू हैव टू स्टार्ट द न्यू ऑफरिंग्स सो दैट यू एनहांस योर प्रॉफिट। ठीक है? अब ये जो चीजें हैं वो अवेलेबल कैसे होगी, उसके कुछ फैक्टर्स हैं। और ये फैक्टर्स आप देखिए, टेक्नोलॉजी एडवांसमेंट है, प्रोडक्ट डेवलपमेंट है, मार्केट चेंजेस है, स्किल गैप्स है, फाइनेंशियल बेनिफिट्स है। सो नाउ व्हाट आई सजेस्ट यू इज an entrepreneur is one who is able to see 10 years down the line. मैं आपको एक दो और केस स्टडीज बता कि वहां पर लोगों ने आइडेंटिफाई नहीं कर पाए। आपके अपने देश जो एग्जांपल्स हैं, लाइक एम्बेसडर कार। हाउ मेनी ऑफ यू नो अबाउट द एम्बेसडर कार? कितने लोगों ने सुना है एम्बेसडर कार के बारे में या देखा है?
Yes, sir. Why I'm giving you this example is because up to 80s, till 1980s, right after the Indian freedom, maybe 50s, 50s, 60s exactly, जो भी date होगा. So till 80s, Ambassador was the most popular car, the strongest car. Everybody used to like it. Everybody used to feel status while being in the car. But suddenly, what happened in 84? It vanished. क्यों? क्योंकि उसने टेक्नोलॉजिकल एडवांस पे काम नहीं किया, उसने प्रोडक्ट डेवलपमेंट पे काम नहीं किया, मार्केट चेंजेस को उसने नहीं देखा, है ना? स्किल गैप्स की बात नहीं करी और फाइनेंशियल बेनिफिट तो ऑफ कोर्स इट्स ए फंक्शन ऑफ ऑल दीस एक्टिविटीज टेकन टुगेदर. सो व्हेन यू बिकम स्टैग्नेंट, जब आप एक जगह पर रुक जाते हो, आपकी डेवलपमेंट बंद हो जाती है. ऑन द कॉन्ट्रेरी अगर आप देखोगे तो ये जो एनफील्ड मोटरसाइकिल है 1955 में इंडियन कंपनी में ने टेक ओवर किया और आज भी वो उतनी ही पॉपुलर है अमंग द यूथ्स. द रीजन इज they have adopted to the changes. They have made some technological advancements and they are also looking for the market changes, the preferences, the choices of the people, and they have come up to the expectations of all those. तो ये आपको देखना पड़ेगा टू बी एबल टू आइडेंटिफाई द बिजनेस अपॉर्चुनिटीज. अभी आप जैसे देख रहे हो जो कॉमन इंजन है, जो कारें अभी बंद होने जा रही हैं, 10 साल में डीजल और 15 साल में पेट्रोल, तो जो इलेक्ट्रिकल व्हीकल में अपॉर्चुनिटीज है. सो नाउ इफ यू गॉट ए टेक्नोलॉजिकल माइंडसेट, अगर आप इस फील्ड में काम कर रहे हैं तो आप ये डेवलप कर सकते हो, राइट? तो इस तरह से आपको आइडेंटिफाई करने पड़े. अब इसीलिए हमने थर्ड पॉइंट में लिखा है कि व्हेन यू आर एबल टू आइडेंटिफाई द एंटरप्रेन्योरियल अपॉर्चुनिटीज इन द राइट कॉन्टेक्स्ट, तो आप अपने बिजनेस एंडेवर की जंप स्टार्टअप कर सकते हो, आप एक स्टार्टअप कर सकते हो, यू नो. सो देयरफॉर व्हाट इज इंपॉर्टेंट फॉर यू टू गिव अ थॉट प्रोसेस, कि आप सही चुनाव कर लें और उसके बाद ही आप कदम आगे बढ़ाएं. क्योंकि अगर चुनाव आपके गलत हो गया और उसके बाद आपने कदम भी आगे बढ़ा दिए तो आई मीन यू आर गोइंग बैकवर्ड्स. तो यहाँ पे इसलिए ये इंपॉर्टेंट. अब हम बात करेंगे क्या होना चाहिए. ये आप देख सकते हो फर्स्ट पॉइंट में लिखा है वर्ल्ड बेस्ट बिजनेस अपॉर्चुनिटी ऑफर्स एडवांटेज दैट इंक्लूड बेटर एक्सेस टू रिसोर्सेज. जब आप अपने बिजनेस अपॉर्चुनिटी की बात करोगे तो आपको ये देखना होगा, से फॉर एग्जांपल यू आर इनटू द एक्ट ऑफ सम प्रोडक्शन मैन्युफैक्चरिंग, तो आपको ये देखना होगा कि अगर आप जो मैन्युफैक्चर कर रहे हो उसके लिए जो बैकएंड के रिसोर्सेज है वो है कि नहीं है. ठीक है, तो वो रिसोर्सेज अगर आपको नहीं होंगे, एंड व्हाट आर द रिसोर्सेज पता है आप लोगों को? मैन, मटेरियल, मनी, मेथड एंड मशीन. ये 5 एम्स होते हैं, वो रिसोर्स कहलाते. मैन, मटेरियल, मनी, मेथड एंड मशीन, 5 एम्स. हालांकि अब 6th एम भी जुड़ गया है, वो मार्केट है. ये सारे रिसोर्स आपको सोचने पड़ेंगे, आपको डिलिबरेट करना पड़ेगा, आपको ब्रेनस्टॉर्मिंग करनी पड़ेगी कि ये है कि नहीं. कॉम्पिटिटिव मार्केट में आपका जो एंट्री है वो कितनी इजी है. इजी तो बिल्कुल नहीं होगी, बट इजी मैं इस सेंस में बोल रहा हूँ कि इफ यू अगर कुछ ट्रबल भी है, अगर आप उसको ओवरकम कर पा रहे हो तो इजी ही मानेंगे उसको. स्टार्टअप कॉस्ट आपकी लोअर होनी चाहिए. कारण ये है कि जब आप एंटरप्रेन्योरियल निटी-ग्रिटीज में जाते हो तो आपके पास उस समय फाइनेंशियल पोजीशन बहुत अच्छी नहीं होती. अगर आप बूटस्ट्रैप करें, अच्छा कुछ टर्मिनोलॉजी में यूज कर रहा हूं व्हिच मे बी न्यू टू यू. अगर आपको लगता है कि ये न्यू है तो आप मुझे बीच में इंटरवीन करके आप मेरे से आप क्लेरिफाई कर सकते हो एज टू व्हाट एग्जैक्टली दैट टर्मिनोलॉजी इज. ठीक है, तो बूटस्ट्रैपिंग आप लोगों को पता है क्या होता है? एक एंटरप्रेन्योर जब घर से अपने पैसे इन्वेस्ट करता है तो उसको कहते हैं बूटस्ट्रैपिंग. ठीक है, तो उसके पास अपने पैसे, जाहिर सी बात है कि बड़े लिमिटेड होंगे, कम बेशक ना हो बट लिमिटेड तो होंगे ही होंगे, राइट? और उसमें पोटेंशियल भी हो सिग्निफिकेंट प्रॉफिट का. तो मैं तो ये एडवाइस करूंगा कि अगर आप नोट करना चाहो तो ये 2-3 पॉइंट आप जरूर नोट कर लें कि बिजनेस अपॉर्चुनिटी में ये चीजें जो है वो क्राइटेरिया है. बेटर एक्सेस टू रिसोर्स, easy entry into competitive markets, lower startup cost and potential for significant profits. ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं. इंपॉर्टेंस क्या है? इंक्रीज द रेवेन्यूज by providing unique products, services or innovative approach to a problem. और अच्छा एक पॉसिबिलिटी इसमें और भी है when you are trying to go into the niche market. So what is a niche market? आप एक स्पेसिफिक, जो स्पेसिफिक कस्टम
कस्टम जो आप ऑर्डर के लिए काम करते हो ना, कस्टम मेड, मतलब कुछ एक सेगमेंट ऑफ कस्टमर होंगे, उनकी रिक्वायरमेंट को अगर आप पूरी कर रहे हो, जैसे फर्नीचर है, किसी एक आदमी को खास साइज के फर्नीचर चाहिए, आप वो सारी आइडेंटिफाई कर लो कि 10 लोगों को चाहिए उस खास साइज के, आपने उन 10 को टारगेट किया और आपने वो फर्नीचर बना दिए, तो वो नीड सेक्टर हो गया। इस तरह के बहुत सारे तमाम एग्जाम्पल होंगे, wherein you are able to shortlist, when you are able to identify some of the people with common requirement, जिसके लिए आपको टेलर मेड काम करना पड़ेगा, उन्हीं के रिक्वायरमेंट के मुताबिक काम करना पड़ेगा। तो अगर आप ये करो तो उसमें भी आपकी प्रॉफिटेबिलिटी। और इस तरह से ये एक पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन मैंने किया है कि अगर आप एंटरप्रेन्योरियल जर्नी में किस तरह से आगे बढ़ोगे, तो यू कैन टच द स्टार आल्सो, यू कैन टच द सन आल्सो। हाँ, मतलब ये एक माइंडसेट की मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है? सेल्फ मोटिवेशन आप में होना पड़ेगा और किसी भी प्रॉब्लम के बावजूद यू शुड हैव द विलिंगनेस, मोर इंपॉर्टेंटली द विल पावर। आप में ये विल पावर होनी चाहिए। वो विल पावर की स्टेटमेंट क्या होती है पता है? You have to say every day to yourself, come what may, I will be successful in all my endeavors. आप डेली अपने आप को ये प्रण कीजिए, किसी को बताने की जरूरत नहीं है। In the morning itself, you have to say to yourself कि कुछ भी हो जाए, कितनी भी प्रॉब्लम हो, मुझे भटकना नहीं है। I have to go with my planning as usual. जो भी प्रॉब्लम आएगी, मेरे में इतनी क्षमता है कि मैं उसको सॉल्व कर लूं, ठीक है? ट्रेड्स ऑफ ए गुड बिजनेस अपॉर्चुनिटी, अगेन दिस इज इंपॉर्टेंट। इसको आप चाहो तो ये 4-5 टर्म्स हैं, इसको आप नोट कर सकते हो। क्लैरिटी होनी चाहिए। एंटरप्रेन्योरशिप के जितने भी एस्पेक्ट हैं, और वो एस्पेक्ट क्या होते हैं? आइडेंटिफाई द रिक्वायरमेंट ऑफ द सोसाइटी, देन उसके लिए आपके कोई टेक्नोलॉजिकल सोल्यूशन हो, आप उसको डेवलप करें, फिर आप उसकी प्रोडक्शन करें, आप उसकी मैन्युफैक्चरिंग करें, फिर आप उसको सप्लाई करें। तो ये क्लैरिटी आप में होनी चाहिए। और उसके बाद फिजिबिलिटी की बात है। फिजिबिलिटी क्या होती है? बहुत सारी चीजें जो है माइंड में तो बड़ी अच्छी लगती हैं और पेपर बहुत अच्छी लगती है, बट जब आप ऑन ग्राउंड उसको आप इम्प्लीमेंट करने जाओगे तो वो फिजिबल नहीं होती, ठीक है? तो वो फिजिबिलिटी आपको देखनी होगी। रिलीवेंस आपको देखना होगा। रिलीवेंस जब आप नहीं देखोगे तो फिर दिक्कत हो जाएगी। आप में से कितने लोगों को याद होगा कि जो फोटो शूट, अभी आप मोबाइल से फोटो शूट करते हो, पहले जो है कैमरे से शूट होती थी और उसमें कोनिका के और कोडाक के जो है वो फिल्म्स आते थे, रील्स आते थे। वो कहाँ है? दे हैव बिकम द थिंग्स ऑफ द पास्ट। उनकी रिलेवेंस नहीं है और वो वैनिश हो गए मार्केट से। तो व्हाइल यू आर थिंकिंग फॉर द एंटरप्रेन्योरियल जर्नी, you have to make sure that you are always relevant to the market conditions, changing market conditions. और अगर रिलेवेंट आप हो तो ठीक है, अगर आपको लग रहा है कि इसमें थोड़ी बहुत जो है वो चेंजेस हो रहे हैं तो आपको अडॉप्ट करना पड़ेगा। अच्छा, स्केलेबिलिटी। अगर आज आप 10 प्रोडक्ट बना रहे हो और आप 10 साल बाद भी 10 ही प्रोडक्ट बनाए तो फिर आप एंटरप्रेन्योरियल मतलब एक्टिविटी का कोई बेनिफिट ही नहीं। सो यू हैव टू आइडेंटिफाई कि स्केलेबिलिटी है कि नहीं, आपके कस्टमर जो है इन फ्यूचर बढ़ेंगे कि नहीं बढ़ेंगे, और उसके हिसाब से आप अपने को कितना गियर अप करोगे, आप अपने आप को कितना उस दिशा में आप आगे बढ़ाओगे। तो स्केलेबिलिटी का पॉइंट भी आपको ध्यान में रखना है। यू आर नॉट वर्किंग जस्ट फॉर टुडे, यू हैव टू प्लान फॉर द 10 इयर्स डाउन द लाइन, 20 इयर्स डाउन द लाइन। और आप जितना दूर तक सोचोगे आप उतने ही अच्छी एंटरप्रेन्योर होगी। आई जस्ट गिव यू एन एनालॉजी। चेस आप लोग खेलते हैं, सभी लोग जानते तो होंगे कम से कम। Yes, 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 yes. हाँ, तो चेस में जो है सबसे मजबूत खिलाड़ी कौन होता है? खिलाड़ी का नहीं, मतलब जो मोहरे होते हैं, मोहरों में सबसे मजबूत कौन सा कैरेक्टर होता है? Queen. हाँ जी, बोलो। Sir, queen. नहीं, क्वीन मजबूत, एक्चुअली मेरा क्वेश्चन पूछने का ढंग थोड़ा गलत था। सबसे स्ट्रेटेजिक और सबसे महत्वपूर्ण अगर कोई होता है तो वो कौन है? कोई बताएगा? देखो, मैं एक छोटा एग्जांपल दे रहा हूं। मोदी साहब प्रधानमंत्री हैं, वो सबसे बड़े हैं, ठीक है? लेकिन सबसे महत्वपूर्ण इंसान कौन है जो कि मोदी के लिए बड़ा जरूरी है? वो है अमित शाह। अच्छा, तो ये अमित शाह जो है वो स्ट्रेटेजी मेकर है, लोग उनको चाणक्य भी कहते हैं। तो उस तरह जैसे अमित शाह आपके पॉलिटिकल एरेना में है, सो कैन यू जस्ट गिव मी यू नो एज टू व्हिच कैरेक्टर
is having that kind of importance in making the strategy in the chess game. It's the horse. घोड़ा है। क्वीन की लंबी दूरी तक मतलब ट्रेवलिंग हो सकती है, एलिफेंट की भी हो सकती है, ऊंट की भी हो सकती है, लेकिन सबसे स्ट्रेटेजिक कौन होता है? जो कि 2.5 घर चलता है। और अब ये बताओ कि जो सबसे सक्सेसफुल चेस प्लेयर होगा वो कौन होगा? Who knows how to use the moves of the horse, isn't it? वो क्वीन की मूवमेंट से और बाकी जो हाथी की मूवमेंट से, ऊंट की, सबसे अच्छा प्लेयर वही होगा जो घोड़े की चाल को ज्यादा प्लान कर पाएगा और 3-4 स्टेप आगे तक की प्लानिंग वो कर पाएगा, राइट? तो उसी तरह से आपको एज ए एंटरप्रेन्योर आपको अगले 10 साल, 20 साल, 5 साल इस लंबी दूरी के लिए सोचना है और वहां तक आप कैसे जाओगे उसका एक आपको डॉट बनाना है। सो देयर इज अ जापानीज मैनेजमेंट फिलॉसफी, इफ आई मे से सो। जापानीज मैनेजमेंट क्या कहता है कि जब आप किसी चीज की उम्मीद करते, उम्मीद नहीं कहूंगा मैं, जब आपने कोई गोल सेट कर लिया है ना, गोल सेटिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ऑल ऑफ अस, वेदर और नॉट यूर एंटरप्रेन्योर और यू आर। तो गोल सेटिंग आपको लाइफ में करनी है। जब आपने गोल कर लिया, व्हाट यू, हमने गोल सेट कर लिया कि हम दिल्ली में हैं, हमको मुंबई जाना है। सो व्हाट डू वी डू? हम दिल्ली से मुंबई की दिशा में बढ़ते हैं और हम उस रास्ते में जा सकते हैं, अटक भी सकते हैं, ठीक है। लेकिन अगर हमने मन में सोच लिया कि मैं तो मुंबई पहुंच चुका हूं, राइट, मन में सोचो कि मैं मुंबई पहुंच चुका हूं। नाउ फ्रॉम मुंबई टू दिल्ली यू ड्रॉ एन इमेजिनरी लाइन और आप मन में इमेजिन करो कि मैं मुंबई पहुंचा हूं, मैं वहां से पीछे मुड़ के देख रहा हूं कि मैं मुंबई तक कैसे पहुंचा, ठीक है। इसको इमेजिनेशन में सोचो, ये रियल लाइफ में संभव नहीं, मतलब ये एग्जांपल थोड़ा सा डिफरेंट हो सकता है, बट इसके आप मोरल को समझने की कोशिश करिए। जब आप वहां उस पॉइंट पे जो आपका टारगेट था वहां पर इमेजिनेशन में आप पहुंच चुके हो, वहां से व्हेन यू लुक बैक एंड सी, यू विल बी एबल टू क्लियरली कनेक्ट द टू डॉट्स। जो स्टार्टिंग पॉइंट है और जो एंडिंग पॉइंट है उन दोनों के बीच में एक आप डॉट कनेक्ट कर पाओगे, लिंकेज कर पाओगे। और जब वो माइंडसेट है आपका, जब आपने लिंक कर लिया, जब लिंक कर लिया, आपकी इमेजिनरी लाइन बन गई, तो जिस स्टार्टिंग पॉइंट से जब आप ट्रेवल करोगे तो आपकी डेविएशन नहीं होगी, आप सीधे वहीं पे पहुंचोगे टारगेट पे। डू यू अंडरस्टैंड व्हाट इज द मीनिंग, व्हाट आई वांटेड टू कन्वे टू यू? डू यू अंडरस्टैंड? एनीवन? Yes, sir. प्लीज। हाँ, तो ये बात आप समझिए, इस बात को आप इंप्लीमेंट कर लीजिए अपनी लाइफ में, अभी से आप इंप्लीमेंट कर लीजिए कि जो भी आपके गोल्स हैं आप उस तक आप मन में पहुंच जाइए और वहां से अपने को इमेजिन करिए कि वहां से मैं पीछे मुड़ के देख रहा हूं कि मैं कैसे पहुंचा। सो दैट विल ब्रिंग मोर क्लैरिटी इन योर फर्दर स्टेप्स, ठीक है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट जो है वो बिजनेस अपॉर्चुनिटी के ट्रेड्स होते हैं। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। दिस इज अगेन ए पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन, बिजनेस अपॉर्चुनिटी को आप ढूंढ रहे हो, है ना। दिस इज जस्ट हाउ पीपल कैन लुक फॉर इट। अब हम आते हैं टाइप्स ऑफ बिजनेस अपॉर्चुनिटी में, है ना। इसको अब आप लोग थोड़ा ध्यान से देखिए, इसमें से हो सके तो आप कुछ पॉइंट भी नोट कर लीजिए। न्यू मार्केट अपॉर्चुनिटी, न्यू मार्केट अपॉर्चुनिटी क्या होती है? आप जैसे गाजियाबाद में ऑपरेट कर रहे हैं, है ना, क्योंकि आपकी जो प्रोडक्शन है वो गाजियाबाद के लोगों के लिए ही लिमिटेड है, राइट। अब आपने ये सोचा कि नाउ यू कैन एक्सपैंड योर बिजनेस फर्दर और आपको नए मार्केट की भी जरूरत पड़ेगी, बिकॉज आपके जो प्रोडक्ट बन गए हैं वो आपको और कई जगह पे आप सेल कर सकते हो। तो दिस इज वन काइंड ऑफ अपॉर्चुनिटी। उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? यू हैव टू रीच टू द न्यू मार्केट, है ना, और उसको आप सर्वे करिए, आप पता लगाइए वेदर और नॉट यू कैन बी एबल टू सेल दैट योर प्रोडक्ट इनटू द न्यू मार्केट। डिस्ट्रीब्यूटर्स आप ये भी ले सकते हो, आई मीन you become the linkage between the producer and the customers, है ना। You can take a distributor, ये भी एक बिजनेस। कॉम्पिटिटिव अपॉर्चुनिटी क्या हो गई है? स्ट्रेटेजिक प्लानिंग अगर आप करो, डायनामिक मार्केटिंग स्ट्रेटेजी अगर आप करो, लीवरेजिंग टेक्नोलॉजी से, फॉर एग्जांपल ये जैसे मैंने आपको रिलायंस का एग्जांपल दिया था, तो हाउ दे आर एबल टू
to sell out their products much cheaper? क्योंकि उन्होंने स्ट्रेटेजिक प्लानिंग करी है, दे हैव डन द कॉस्ट कटिंग। सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू टू नो कि जब आप बिजनेस एक्टिव बिजनेस में आते हो तो दिस इज नॉट ओनली अबाउट इनोवेशन। आप इनोवेशन तो नो डाउट करोगे, तभी आपको ज्यादा मार्केट मिलेगा। लेकिन इनोवेशन के बाद ज्यादा महत्वपूर्ण ये भी हो जाता है कि यू थिंक ऑफ द इन टर्म्स ऑफ द financial implications, because your customers, they will not be able to afford high cost in case, in search of the good product, you happen to spend a lot of money on that. So you will have to ensure that you are able to maintain the quality. At the same time, the cost also is quite competitive. कभी भी अगर आपको मार्केट में एंट्री लेनी है, तो मैं आपको ये मूल मंत्र बता रहा हूं, अगर आपको मार्केट में एंट्री लेनी है तो द फर्स्ट थिंग दैट पीपल लुक इनटू इट, यूजुअली आप क्या देखते हो, आप चलो मैंने आपका एग्जांपल ले लिया। सपोज अगर आपको मैंने कहा यू गो एंड बाई ए मोबाइल और ए सिंपल थिंग लाइक ए टूथपेस्ट, सो व्हाट डू, आप जाओगे दुकान में कहोगे आप कोलगेट दे दो मेरे को, आप एक प्रॉमिस दे दो, आप है ना, क्लोजअप आप एक दे दो। बट जैसे मैंने मान लीजिए कल ही एक ये टूथपेस्ट की एक मैन्युफैक्चरिंग कंपनी शुरू की है और XYZ मैंने नाम उसका रख दिया। सो विल दैट अट्रैक्ट यू? अगर शॉप से कहेगा कि भाई XYZ कंपनी जो है इसने एक टूथपेस्ट निकाला है, आप लेके जाइए, आप शायद बिलीव ना करें क्योंकि कोलगेट तो टेस्टेड है। सो व्हाट डू, यू बाय द। सो हाउ डू दिस न्यू पीपल दे फ्लोरिश? इनके पास सिर्फ एक ही जरिया होता है, कॉस्ट कटिंग। I remember my own example 3-4 years back rather. I was into a mall and I was shopping for the groceries. So usually what we do is for the cold drink we buy the Coca-Cola, the fruity drinks, mango fruity or mango maza, right? तो वहां पे मैंने क्या देखा कि there was a new brand, and they were offering 2 liters। अगर आप याद करिए, आपके पास जो 2 liters के जो प्रोडक्ट आते हैं उनकी जो कॉस्ट होती है, they are offering 50% of that। मतलब 100 रुपीज में 2 लीटर आपको फ्रूटी और मैंगो माजा मिलता है। उन्होंने 100 रुपए में 2 बोतल दोनों शुरू किए और 2.25 लीटर्स। सो दैट वाज द फर्स्ट पॉइंट ऑफ अट्रैक्शन कि चलो ठीक है यार, हम माजा नहीं, हम यही ले लेते हैं, चलो थोड़ा क्वालिटी 19-20 होगा तो क्या हुआ, आई एम गेटिंग डबल एडवांटेज। सो इन स्पाइट ऑफ द फैक्ट दैट दिस वाज अ न्यू ब्रांड, आई हैपन टू बाय दैट, एंड नाउ वंस आई बाय इट, so next time what happens is we have got a reference point to make। अब हमने हमें तो अच्छा लगा, या थोड़ा सा 19 भी लगा हो टेस्ट में, तो कॉस्ट की मतलब काफी ज्यादा फर्क है, तो नाउ वी कैन रिलाई कि ठीक है यार, बहुत बुरा नहीं है। सो नेक्स्ट टाइम व्हेन आई गो टू द मॉल, आई स्टिक टू दैट न्यू प्रोडक्ट, राइट? तो ऐसे ऐसे करके जब आप कुछ लोगों को आपने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, व्हेन दे स्टार्टेड रिलाइंग ऑन योर प्रोडक्ट, देन सीक्वेंशियली और प्रोग्रेसिवली यू कैन इंक्रीज योर प्राइस टू कम अप टू द मार्केट। जो आपकी प्रॉफिट मार्जिन जो आप पहले कम ले रहे थे या आप नहीं ले रहे थे, उसको आप पेकअप कर सकते हो। ठीक है, तो कॉम्पिटिटिव अपॉर्चुनिटी में सबसे पहला जो है, मेरे हिसाब से इट कम्स टू द प्राइसिंग। देन नेक्स्ट इज योर टेक्नोलॉजिकल, जो उसमें फीचर्स होते हैं। अब कई बार मुझे हंसी भी आती है, आप याद करिए, शायद आपको भी याद आ रहा हो, टीवी में एक एड आता था, इस पंखे में क्या है, इसमें PSPO है। नाउ मेनी पीपल दे डोंट एग्जैक्टली नो व्हाट द PSPO इज, बट डेफिनेटली दिस स्टेटमेंट ब्रिंग्स अट्रैक्शन among these people to buy that। अरे चलो भाई PSPO होगा। अब PSPO कुछ भी हो सकता है ना, वो कोई आलतू-फालतू चीज भी हो सकती है, बट डेफिनेटली दैट गिव्स एन अट्रैक्शन टू अस। इस प्रोडक्ट में ZXR है, तो मतलब समथिंग यू शुड बी एबल टू एक्सप्लेन टू द पीपल एट व्हाट एग्जैक्टली दैट इज। So whether or not these people actually require it, they will be fascinated and they will be starting buying them। तो ये कुछ आप कर सकते हैं, टेक्नोलॉजिकल फीचर्स कर सकते हो प्राइसिंग के बाद, और बाकी और इस तरह से कुछ और भी चीजें आप आइडेंटिफाई करके, तो यू गेट कॉम्पिटिटिव अपॉर्चुनिटी वेयर इज यू कैन बीट योर कॉम्पिटिटर्स। फ्रेंचाइजिंग इज येट अनदर बिजनेस अपॉर्चुनिटी। उसमें प्रूवन बिजनेस मॉडल है, दूसरी कंपनी का है, आप उसको लीवरेज कर रहे हो। कैसे आप कर रहे हो? क्योंकि अब जैसे मान लीजिए आपने रामदेव की कोई अपने फ्रेंचाइजी ले ली, ठीक है, तो अब आपको नई ब्रांडिंग नहीं करनी, आपको सिर्फ उसकी जो ब्रांडिंग मार्केट में हुई पड़ी है, उसको आपको एक सही जगह पे, पर यू हैव टू ओनली आइडेंटिफाई वेदर देयर आर एडिक्वेट नंबर ऑफ कस्टमर्स हु कैन बाय दीज प्रोडक्ट्स। दैट्स इट। ब्रांडिंग हो चुकी है, इमेज सब कुछ फिट है,
उसके जो प्रोडक्ट है वो टेस्टेड है, सब कुछ है। तो यू हैव टू जस्ट लुक फॉर द कस्टमर सेगमेंट एंड यू हैव टू स्टार्ट अर्निंग मनी ऑन दैट। सो फ्रेंचाइजिंग मॉडल आल्सो इज गुड। टेक्नोलॉजिकल अपॉर्चुनिटी की अगर बात करें तो ये आजकल जितने इंजीनियरिंग स्टूडेंट हैं या जितने ये जो इवॉल्विंग जो साइंस और टेक्नोलॉजी से रिलेटेड जो लोग हैं और एक स्पेसिफिक फील्ड में काम करें, चाहे वो इलेक्ट्रिकल हो, चाहे वो इलेक्ट्रॉनिक्स हो, चाहे वो कंप्यूटर साइंस हो, तो हर फील्ड में वो एक चीज ये देख रहे हैं कि व्हाट इज द टेक्नोलॉजी करेंटली एंड व्हाट इज नॉट देयर व्हिच विल बी इवॉल्व्ड इन नेक्स्ट फ्यू इयर्स डाउन द लाइन। तो ये टेक्नोलॉजिकल अपॉर्चुनिटी के अपने प्रोस एंड कॉन्स हैं। अब इसमें अगर आप जो है अपनी टेक्नोलॉजी को लेकर के सफल हो गए तो दिस इज द बेस्ट अपॉर्चुनिटी, बिजनेस अपॉर्चुनिटी। कारण क्या है पता है? आप कोई पंखे का अगर बिजनेस कर रहे हो तो पंखा ऑलरेडी मार्केट में है, 10 कंपनियां हैं। सो व्हाट यू कैन लुक फॉर द डिमांड। आप ये देखोगे कि मार्केट में अगर 100 पंखे की जरूरत है और 80 पंखे अभी है मार्केट में बाय द एग्जिस्टिंग कंपनीज, व्हाट यू कैन डू इज यू कैन फिल इन द ब्लैंक, यू कैन produce 20 odd fans and you can sell it out in the market. Or what else you can do? Through aggressive marketing, you can increase customer segment just by attracting some of the customers of the other countries, other brands. तो उसमें आपको 20 के बजाय 25 हो गया, 30 हो गया, या पॉपुलेशन बढ़ी तो 35 हो गया। लेकिन जो अगर आप इनोवेशन करते हैं तो सिंस दैट प्रोडक्ट वाज नॉट इन द मार्केट, आपने इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स भी ले रखी है, तो व्हाट विल हैपन? उसके बाद ये सिर्फ आपकी मोनोपोली हो गई और 100% कस्टमर्स आपके हो गए। The only thing you should be able to give a competitive price और टेक्नोलॉजी जो आपकी है वो उसमें दम होना चाहिए, वो लोगों के यूज का होना चाहिए। तो टेक्नोलॉजिकल अपॉर्चुनिटी अगर आप कर पाते हो तो इससे तो बढ़िया कोई बात ही नहीं होती। लेकिन इसके नेगेटिव एस्पेक्ट ये है कि अगर आप फेल हुए तो फिर पूरा का पूरा जो है वो यू हैव टू बिगिन ऑल द न्यू, जीरो से आपको शुरुआत करनी पड़ेगी। तो प्रोस एंड कॉन्स दोनों ही है। बट देन एज आई सेड यू इन द बिगिनिंग, एंटरप्रेन्योर्स आर देयर टू टेक रिस्क। बिना रिस्क के आप एंटरप्रेन्योर बन ही नहीं सकते। मार्केटिंग भी है, बाय यूजिंग द कस्टमर नीड्स और क्रिएट इंटरेस्टिंग। आप किसी और के लिए मार्केटिंग कर सकते हो, है ना? तो वो भी एक बिजनेस है और लोग ऐसा करते भी हैं। इवन इन्फ्लुएंसर्स हैं, व्हाट दे आर डूइंग मार्केटिंग फॉर the people who are having the branded business, well set out business। और वो करती है, लाइसेंसिंग भी हो सकती है, यू कैन अडॉप्ट दी लाइसेंसिंग, है ना? तो उससे क्या होगा, आपकी बहुत सारी एनर्जी बच जाएगी और आप अपने आप जैसे मान लो हल्दीराम प्रोडक्ट को बनाना, लेकिन उसके पैरामीटर्स ये होने चाहिए। एवरीथिंग कैन नॉट बी डन बाय हिमसेल्फ और द कंपनी इटसेल्फ। सो व्हाट दे आर डूइंग इज जस्ट दे आर टेकिंग विद सर्टेन डिफाइंड पैरामीटर्स और उनके प्रोडक्ट को वो अपना स्टैम्प बना करके और वो आगे बढ़ा देते हैं। नीच अपॉर्चुनिटी में ऑलरेडी बात कर चुका हूं आपसे। कस्टमाइज्ड अप्रोचेस होते हैं फॉर द बिजनेस सक्सेस। यू आइडेंटिफाई सम ऑफ द पीपल जिनको की एक कस्टमाइज्ड आइटम की जरूरत है, आप उसको प्रोड्यूस करिए, उनको आप सेल आउट करिए। देन देयर आर बिजनेस अपॉर्चुनिटीज फ्रॉम होम और ऑनलाइन बिजनेस अपॉर्चुनिटी भी है आपके पास, और इसके बारे में आप लोगों को आइडिया हो। नाउ अप टू हियर 2 मिनट आप लोग सोचिए और कोई भी क्वेश्चन हो तो आप मुझे पुट अप करिए। जस्ट लुक बैक, अभी तक हमने जो डिस्कशन किया ऑलमोस्ट आई थिंक 1 आवर हैज पास्ड, है ना? तो इसमें आप थोड़ा सा 2 मिनट का पॉज लो और ये सोचो कि आपने कुछ समझा या उसमें आपकी कोई क्वेरीज हो, कोई क्वेश्चन हो तो आप ये हमसे बात कर सकते। Anybody has got any question? नहीं? देखो अगर क्वेश्चन नहीं है तो as the definition goes, there are two things. Either you have understood everything or you have not understood anything. Probability of the first point is relatively less. So what do I take? Excuse me, sir. You have understood? Hello. Yes, please. Sir, this is Sakshi. हाँ बोलो साक्षी। सर मेरा एक क्वेश्चन है कि अगर हम ज्वेलरी बिजनेस के बारे में सोचते हैं तो उसके लिए सबसे इम्पोर्टेंट टर्म्स क्या होनी चाहिए, मतलब की नॉलेज क्या होनी चाहिए उसके लिए?
नहीं, अब ये देखो, ये डिपेंड करता है। मैं आपको एक लाइन बताऊंगा, फर्स्ट यू हैव टू वियर द बिजनेस हैट। ठीक है, पहले आपको एक सोसाइटी में, आप सोसाइटी का हिस्सा हो, तो पहले आपको यस सोसाइटी में अपने लुक अराउंड करना है। वो अभी आगे आने वाली स्लाइड में भी आएगा। सो यू हैव टू लुक अराउंड यू एंड you have to identify what are the business opportunities that can happen। ठीक है, सबसे पहले तो आपको ये रिक्वायरमेंट आइडेंटिफाई करनी है। और बेस्ट तरीका होता है एम्पैथी। You have to make survey, you have to meet people, you have to ask them what is the problem you are facing। छोटी से छोटी प्रॉब्लम, घरों की प्रॉब्लम हो सकती है। वो पानी की टंकी से पानी भर गया है, पानी ओवरफ्लो हो रहा है, उसकी प्रॉब्लम हो सकती है। घंटी बजानी थी, वो नहीं बज रही, ये प्रॉब्लम हो सकती है। आई एम जस्ट गिविंग यू एग्जांपल्स, इट कुड बी एनी एग्जांपल। तो आपको एम्पैथाइज होना पड़ेगा। यू हैव टू टॉक टू सो मेनी पीपल। तो उनकी बहुत सारी प्रॉब्लम होंगी। अब उन प्रॉब्लम में आप आइडेंटिफाई वो करिए जिसमें आपकी एक्सपर्टीज है। से फॉर एग्जांपल यू आर फ्रॉम द फील्ड ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स। तो अब अगर उनकी कोई ऐसी प्रॉब्लम है जो कि इलेक्ट्रॉनिक्स से रिलेटेड है, तो आप उसको सॉल्व करने की कोशिश करिए। सो व्हाट यू हैव डन इन द प्रोसेस, पहले आपने बिजनेस अपॉर्चुनिटी को देखा कि मतलब ये बिजनेस अपॉर्चुनिटी एग्जिस्ट कर रही है। देन यू रिलाइड ऑन योर कॉम्पिटेंस, और फिर इन दोनों को आपने लिंकेज किया। वो प्रॉब्लम को अपने कॉम्पिटेंस के द्वारा सॉल्व करने के लिए यू इवॉल्व ए न्यू मैकेनिज्म, ए न्यू डिवाइस, ए न्यू सर्विस। नहीं, तो मुझे ठीक ये है सर। लगता है कि ये दोनों पैरेलली चलेंगे। पहले आपको आइडेंटिफाई करना है बिजनेस का, आपके पास अपनी जो क्षमताएं हैं उनमें से आप किस चीज को आप सोल्यूशन में के रूप में कन्वर्ट कर सकते हो, वो आप देख लो। और उसके बाद आप आगे बढ़िए। उसके बाद आपका कॉन्सेप्ट क्या होगा, उसके बाद आपका होगा आइडिएशन फेज आएगा। जब आपने एम्पैथी करके आपने पता कर लिया कि भाई आपकी प्रॉब्लम क्या है, ठीक है, उसके बाद आप आइडिएशन फेज में आ जाओगे कि आप आइडिया उसके लिए कोई डिवाइस अगर आपको तैयार करनी है तो उसका क्या स्वरूप होगा, उसकी फंक्शनैलिटी क्या होगी, और उसके लिए आपको कौन सी टेक्नोलॉजी अपनानी पड़ेगी, आपको कौन से स्पेयर्स, कौन से पार्ट्स, कौन सी सर्किट, कौन सा और रिलेटेड क्या सामान आपको कहाँ पे कैसे सेट करना होगा, उसमें कौन से सॉफ्टवेयर के मैकेनिज्म होंगे। ये सारी चीजें आपको इवॉल्व करनी होगी। तो जैसा आपका क्वेश्चन था कि मतलब कौन सी चीज ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो मुझे ये लगता है कि ये दोनों मुझे ये पैरेलली चलनी चाहिए। एक तरफ आपकी एम्पैथी से आप प्रॉब्लम आइडेंटिफाई करिए सोसाइटी में, दूसरी तरफ आप उसको कंपेयर करिए अपने कॉम्पिटेंस से और एक सॉल्यूशन इवॉल्व करने की कोशिश कीजिए। जब आप सॉल्यूशन इवॉल्व करोगे, आपके पास वेल सेट कस्टमर्स हैं, तो उनके हिसाब से आप प्रोडक्शन की तैयारी करोगे या सर्विस की आप तैयारी करोगे, और वो आपका एक बिजनेस मॉडल बनेगा। जब आपने ये काम कर लिया तो नेक्स्ट बेस्ट क्या है, आपकी फाइनेंशियल जो है वो एनालिसिस है। उसके लिए आपको ब्रेक इवन पॉइंट में जाना पड़ेगा। ब्रेक इवन पॉइंट क्या होता है, आप लोगों को शायद समझ है। मैं बता देता हूँ फिर भी। ब्रेक इवन पॉइंट ये होता है, इट्स ए पॉइंट ऑफ नो प्रॉफिट एंड नो लॉस। है ना, जब भी आप इन्वेस्टमेंट करते हो तो हम तो प्रॉफिट के लिए करते हैं, लेकिन उससे पहले हमें ये भी तो निकालना पड़ेगा कि वो पॉइंट कौन सा है जहां पर हमको कम से कम हमारी इन्वेस्टमेंट वापस मिल जा रही है। अगर आपने 100 रुपए इन्वेस्ट किए और 10 सामान बेचने के बाद मुझे 100 रुपए वापस मिल जा रहे हैं, तो 10 क्वांटिटी 10 becomes the break even point। So if you have got an order of more than 10, then only you will go into that business, otherwise you will refrain from going into that। तो ये दो तीन चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट है। बाकी तो मैंने आपको कहा कि एंटरप्रेन्योर्स के लिए हर चीज उतनी ही महत्वपूर्ण है। समझे, हर पॉइंट को आपको उतना ही फोकस देना पड़ेगा और पूरे मोटिवेशन के साथ में देना होगा। आई मीन यू कैन नॉट लीव। अगर मैं एक एग्जांपल दूं क्रिकेट में, फॉर एग्जांपल, इफ यू आस्क मी व्हाट इज मोर इंपॉर्टेंट, बैटिंग और बॉलिंग और फील्डिंग, है ना, और स्ट्रेटेजी मेकिंग, तो हम तो यही कहेंगे कि एवरीथिंग इज इक्वली इंपॉर्टेंट, बिकॉज यू कैन नॉट सर्वाइव इवन इफ यू यू नो यू लूज आउट ऑन एनी ऑफ द फैक्टर। तो आप लूज करोगे, पूरा गेम ही लूज करोगे। It's only about the sequencing of the points or the steps। आपको sequencing करनी है। बट इंपॉर्टेंट हम इसलिए प्लानिंग फेज को मानेंगे कि प्लानिंग फेज अगर आप नहीं होगा तो आप आगे बढ़ ही नहीं पाओगे। So I hope I have been able to make some clarity in your mind। साक्षी, यस सर। हाँ, यस सर, तो थैंक यू सर। हाँ, okay। Anybody has got any question further? चलिए आगे बढ़ते हैं।
ये जैसा मैंने आपको कहा था, ये जो बिजनेस अपॉर्चुनिटी के लिए आपको ये कुछ ऑब्जर्वेशंस करने पड़ेंगे। आ, ठीक है, तो ये आप देखो, ये इन्वायरमेंट में है, आपको देखना है सोशल चेंजेस हैं, पॉलिटिकल चेंजेस है, इकोनॉमिकल चेंजेस है, आइडेंटिफाई अनसेटिस्फाइड नीड, अंडरस्टैंड प्रॉब्लम्स एंड फाइंड सॉल्यूशंस। ये सारी चीजें मैं किसी न किसी रूप में आपको बता चुका हूँ। बट हम लेट अस रिपीट वंस अगेन। अब सोशल चेंज हो रहे हैं, आप समझ रहे हो सोशल चेंज का मतलब? जब हम लोग छोटे हुआ करते थे, तो कार तो बहुत दूर की बात होती थी। अगर समाज में, घरों में लोगों के पास टू व्हीलर होते थे ना, तो उनको, मतलब टू बी वेरी फ्रैंक, मैं बता रहा हूँ, अपनी ही बात बता रहा हूँ, कि जब मैं छोटा था ना, तो अगर अगल बगल में किसी के घर में मोटरसाइकिल है, तो मुझे बड़ा मतलब वो अच्छा लगता था कि इसके पास तो मोटरसाइकिल है। बट इन कोर्स ऑफ टाइम व्हाट हैज चेंज्ड, नाउ एवरीबडी हैज गॉट इवन फोर व्हीलर्स। आप किसी गांव में भी चले जाइए, दूर गांव में, आपको दो चार घरों में तो मिल ही जाएंगे फोर व्हीलर्स, और टू व्हीलर तो एवरी होम विल हैव। सम ऑफ द होम्स दे विल हैव 10 और 5 और 4 डिपेंडिंग ऑन द नंबर ऑफ फैमिली मेंबर्स दे आर यूजिंग। तो ये समाज में एक बहुत बड़ा बदलाव हुआ है। समाज में क्या हुआ है, अर्लियर, even for that matter, the things of common use like refrigerator, it used to be a luxury in late 80s। तो जब आपका समाज बदला है, जब वे ऑफ लिविंग बदली है, लिविंग स्टाइल बदली है, क्वालिटी ऑफ लाइफ बदली है, लोगों की अर्निंग बढ़ी है, ये बहुत सारी चीजें हैं। तो सोसाइटी में क्या है, लोगों की बहुत सारी जो उसमें एट्रीब्यूट्स पे परिवर्तन हुआ है, थॉट प्रोसेस में परिवर्तन हुआ है, रिक्वायरमेंट में परिवर्तन हुआ है। दिस हैज गिवन राइज टू मल्टीपल बिजनेस अपॉर्चुनिटीज फॉर यू। ठीक है, पहले आरओ नहीं था, अब घर में आरओ आ गया, तो आरओ की सर्विस तो होगी, है ना। टीवी बहुत लोगों के पास नहीं थे 80s में, लेट 80s में, 85 में। टीवी अभी हर घर में है, एवरी होम इज हैविंग, ठीक है, वो साइज ऊपर नीचे होगा, कीमत कम ज्यादा होगी, बट एवरी हाउस होल्ड इज हैविंग टीवी। So let it be fridge, let it be RO or the TV or the bike or so multiple things. Mobiles हो गया, net connectivity हो गया। So all these things people have imbibed in course of time. So all these things they require periodic service or the breakdown services। और यहाँ आपकी एक बिजनेस अपॉर्चुनिटी क्रिएट हुई है। और आपने देखा होगा, अब तो एप्स भी बने हैं कि आप एप्स पे भी जाइए, अपनी प्रॉब्लम डालिए, वहां पे आपका मैकेनिक आ जाएगा, दे विल बी चार्जिंग सम अमाउंट ऑफ मनी। तो सोशल जो पैटर्न है वो भी काफी बदले हैं, उसकी वजह से बिजनेस अपॉर्चुनिटीज बदली हैं। आपके इवन कपड़े पहनने के ढंग बदल गए हैं, आपके जूते खरीदने के ढंग बदल गए हैं। तो ये जो सोशल चेंजेस हुए हैं, along with the availability of money, one of the reason why the cars are being sold in so high quantity is because the finance has become much more easy। Banks are craving to give you loans and you have to restrict yourself। This was not the case earlier। तो सोशल चेंजेस में आप देखिए, बिजनेस अपॉर्चुनिटी आपको क्या मिल रही है। आई मीन, यू नीड टू बी ऑब्जर्वेटिव, यू एज एन एंटरप्रेन्योर यू नीड टू बी ऑब्जर्वेटिव। मैंने कहा ना कि जंगल में भी आपको मिल सकती है बिजनेस अपॉर्चुनिटी। एक गड्ढा है, उसमें पानी भरिए, मछली पालन शुरू कीजिए। आप हो सकता है मुझे लिंच करें कि भाई मुझे तो सिर्फ बोलना है इसलिए मैं बोल दे रहा हूँ, लेकिन आप नहीं बोल रहे हो, आप एक एंटरप्रेन्योर हो एंड यू विल एक्चुअली डू इट द थिंग्स। वैसे ही पॉलिटिकल चेंजेस हुए हैं या हो रहे हैं, उन पॉलिटिकल चेंजेस में आपको केयरफुल रहना पड़ेगा। तो वो केयरफुल क्यों रहना पड़ेगा, क्योंकि पॉलिटिक्स आप देख ही रहे हो, आप कैसा पॉलिटिक्स है पिछले 10-15 सालों में। पॉलिटिक्स का स्तर भी बहुत गिरा है एंड पीपल आर हैव बीन एक्यूजिंग ऑफ द नेक्सस बिटवीन द पॉलिटिशियंस एंड द बिग बिजनेसमैन लाइक अंबानीज एंड अडानीज एंड दिस एंड दैट। बट ये पहले भी था, ये अब भी है और ये आगे भी रहेगा। अब ये जो बिजनेस टाइकून्स है, बड़े बड़े बिजनेस टाइकून है, उनकी एक फिलोसफी अलग होगी, उनके इक्वेशन अलग होंगे विद द गवर्नमेंट ऑफ द डे।
क्लियर, स्क्रीन पे जाऊं? हाँ ठीक है। हाँ, ओके। सो द इंटरनेट कनेक्टिविटी वाज लॉस्ट। ये जो स्टेप्स की मैं बात कर रहा था, तो यू हैव टू गो फॉर द मार्केट रिसर्च। उसके बाद आप कंपटीशन देखिए कि कंपटीशन कितना है और आपके लिए स्कोप कितना है। नाउ टू बी एबल टू सर्वाइव इन द कॉम्पिटिटिव मार्केट, यू हैव टू व्हाट यू हैव टू डू इज यू हैव टू एड एडिशनल फीचर। मतलब आप कुछ ऐसा आइडेंटिफाई करिए विच इज नॉट बीइंग प्रोवाइडेड बाय द करंट सप्लायर्स, तो वो आपके लिए एक लीवरेज का कारण बनेगा। पोटेंशियल टारगेट मार्केट देखना जरूरी है, कस्टमर मार्केट देखना जरूरी है। पहले तो आप मार्केट देखेंगे और मार्केट कौन सा है, उसमें आपके कस्टमर कौन कौन से हैं। जैसे अगर आप एलिट क्लास में जा रहे हो, मान लीजिए कि कपड़े की फैब्रिकेशन आपको करनी है, आप एलिट क्लास में जा रहे हो, हाई कॉस्ट की चीजें हैं, तो उसके हिसाब से आपका सेगमेंटेशन हो जाएगा। उस कस्टमर्स को आप आइडेंटिफाई करके आप उसी उन्हीं को टारगेट करेंगे। सो विच इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट, टारगेट मार्केट एंड द कस्टमर सेगमेंट। नाउ मोस्ट इंपॉर्टेंट इज अबाउट द इवैल्यूएशन ऑफ द फिजिबिलिटी। ये सारी चीजें आपने प्लान तो कर ली, बट वेदर और नॉट देयर फिजिबल, है ना, ये आपको देखना होगा। और फाइनेंशियल एनालिसिस भी आपको, क्योंकि फाइनेंस जब तक आप एनालाइज नहीं करोगे, बिकॉज यू आर इनटू द एक्ट ऑफ बिजनेस, सो अल्टीमेटली व्हाट मेक्स यू गुड, सक्सेसफुल इज द प्रॉफिटेबिलिटी। सो फ्रॉम दैट पॉइंट ऑफ व्यू ये सारी चीजें आपको साथ में लेके चलनी पड़ेंगी। अब इन सारे पॉइंट को ध्यान में रखते हो, व्हाट यू नीड टू डू इज यू हैव टू डेवलप ए बिजनेस प्लान आउटलाइटिंग द स्ट्रेटजी फॉर परसिंग द अपॉर्चुनिटी। तो बिजनेस प्लान जो होता है ना, बिजनेस प्लान बिगिंस विद द एग्जीक्यूटिव समरी, जिसमें कि आपका पूरा का पूरा ये खाका होता है कि आप कैसे शुरुआत करोगे, आप कैसे आगे बढ़ोगे, एंड वेयर यू विल बी रीचिंग इन द प्रोसेस ऑफ दिस प्लानिंग। और उसमें ये सब कुछ होगा, मार्केट सर्वे भी होगा जो आपने ऊपर कर रखा है, आपने कॉम्पिटिटिव लैंडस्केप जो है उसको जो आपने आइडेंटिफाई किया था वो उसमें होगा। उसके बाद टारगेट मार्केट, जो कस्टमर सेगमेंटेशन आपने किया है, वो सारी चीजें इंक्लूड होंगी। फिजिबिलिटी है ना, कि ये जो आपने प्लान किया वो फिजिबल है भी कि नहीं है, वो भी उसमें इंक्लूड होगी। फिनेंशियल एनालिसिस, आपको हर्ट ऑफ द बिजनेस प्लान, तो वो आपको इस हिसाब से करना होगा कि आप सरवाइव करोगे कि नहीं, है ना। मोस्ट ऑफ द पीपल फेल। एंड लेट मी वेरी प्रिसाइज ऑन दिस कि ये जितनी भी एक्टिविटीज हैं, ये मैनेजरियल एक्टिविटीज है। और इसलिए मैं बार बार ये बात को कहता हूं कि जब आप एंटरप्रेन्योर हो तो यू हैव टू एक्ट लाइक ए लीडर, to be able to motivate your people or the followers, but at the same time, to take your business ahead, you also need to plan adequately, plan concisely, और उसके लिए आपको मैनेजरियल एफिशिएंसी की बहुत बड़ी जरूरत होगी। तो ये जो मैनेजमेंट होता है, दैट कंसिस्ट ऑफ द प्लानिंग, कोऑर्डिनेटिंग, कंट्रोलिंग एंड बजटिंग, स्टाफिंग एंड कोऑर्डिनेशन, ये सारी चीजें होती हैं। ये मैनेजरियल एबिलिटी अगर आप में है, then only you will be able to sell through your business, otherwise in some point in time there is a chance कि आपको पीछे हटना पड़ेगा। ये जितनी भी स्ट्रेटजी मेकिंग है वो एक मैनेजरियल एक्टिविटी। अब जब आपने बिजनेस प्लान भी डेवलप कर दिया विद द गिवन इनपुट्स दैट यू ऑलरेडी एक्वायर्ड इन द प्रोसेस ऑफ द इवैल्यूएशन, उसके बाद आप क्या करोगे, आप उस जो अपॉर्चुनिटी है उसको मार्केट रिसर्च में जाकर के आप टेस्ट भी करोगे और आप वैलिडेट भी करोगे कि जो आपने प्लान किया है वो एक्चुअल में हो भी पा रहा है कि नहीं हो पा रहा। क्योंकि मेनी टाइम्स व्हाट हैपेंस इज कि जो आप प्लान कर लेते हो, इट लुक्स गुड ऑन द पेपर बट नॉट ऑन द रियल टाइम ऑन ग्राउंड। तो आप पहले टेस्ट करिए, आप वैलिडेट करिए, आप पायलट प्रोजेक्ट बनाइए और उसको आप देखिए कि आप सेल थ्रू कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे हैं। एंड इफ यू बिकम सक्सेसफुल, देन यू कैन गो अहेड विद द फुल प्लानिंग ऑफ द बिजनेस। आप उस अपॉर्चुनिटी को कैपिटलाइज करिए और आप एक बढ़िया टीम बनाए की अपॉर्चुनिटीज पैदा करिए, एंड देन यू हैव टू गो अहेड विद द फुल फ्लेज्ड बिजनेस प्लान। ठीक है, तो ये आपके स्टेप्स हो गए। आई होप एवरीथिंग इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। अगर कहीं पे कोई डाउट है तो आप अगेन बात कर सकते हैं। इन सब में ये जो मैंने आपको 7 स्टेप्स बताए, इसमें कोई ऐसा पॉइंट जो कि आपको लगता है कि यू हैव नॉट अंडरस्टूड? एनीबॉडी? सो आई होप द थिंग्स आर क्लियर टू यू। ये आप नोट कर लो, मेथड्स ऑफ आइडेंटिफाइंग बिजनेस अपॉर्चुनिटीज
is important for you, and then we'll have a discussion one by one on all these points. The first being the environmental scanning, which I already explained at length. है ना, हमने कहा था अपने इर्द-गिर्द में आप देखो, you meet hundreds of people, you try to find out what is their problem, try to give some solutions. तो एक environmental scanning आप सबसे पहले करिए, then you need to go for the SWOT analysis. And you know what is the SWOT analysis? Strength, weakness, opportunity and threat. ये आपको क्यों करना पड़ेगा? Do you know the specific reason? बताएंगे कोई? Why you have to involve into the SWOT analysis? Anyone? जो SWOT में strength आप क्यों analyze करोगे? Because you have to capitalize on the strength. आपकी जो भी strength है, उसमें आपको काम करना पड़ेगा, आप उसको इनकैश करना पड़ेगा, है ना? Whenever you are going, say for example, for any exam, for any given, games or for any other work, what do you rely on? You rely on your strength. So you must be aware of what exactly your strength is, and you have to work on all those strengths. At the same point, to be able to know your weakness is equally important. क्यों? क्योंकि उस weakness को आपको overcome करना है. And till the time you are able to overcome, you have to ensure that that weakness is not coming in the way of your actual planning. तो ये तो हो गई आपकी ये बात है. So this is specific to you. Strength and weakness is specific to you. Now coming to the opportunities and threats. So all along we have been discussing about the opportunities only. ठीक है, तो I hope you understand what is the meaning of opportunity. अब threat की अगर मैं बात करूं तो we have to go back to the example that I gave to you. याद है भारती मित्तल की हमने बात करी थी आपसे, उसमें उसको थ्रेट, उसमें कौन सी थ्रेट आई थी बताओ? जब उसने इंपोर्ट शुरू किया था तो उसको थ्रेट कौन सी आई थी? सर कंपटीशन, गवर्नमेंट। हाँ, कंपटीशन भी था, लेकिन सबसे बड़ी जो उसको थ्रेट मिली, और थ्रेट क्या होता है एक्चुअल में ही हो गया, बट उसको 1-2 महीने पहले से असेसमेंट तो हो ही गया होगा कि गवर्नमेंट की पॉलिसी जो है वो बदलने वाली है, इंपोर्ट को बैन करने वाले हैं। तो अगर 1 महीने पहले उसने सोचा होगा, इस तरह की एनालिसिस उसने करी होगी, तो क्योंकि वाइब्स मिलती है ना, अगर आप इन्वायरमेंटल स्कैनिंग अगर आप करोगे, पॉलिटिशियंस से मिलोगे, लोगों से मिलोगे, तो पॉलिसी रातों रात तो चेंज होती नहीं है, कुछ हवा में चलता है। जैसे अभी यूसीसी की बात चल रही है, यूनिफॉर्म सिविल कोड की, तो सालों से चल रही है ना, तो लोगों को उसमें अगर कहीं उसमें बिजनेस भी आड़े आ रहा तो पीपल शुड बी अवेयर ऑफ दैट। तो वैसे ही थ्रेट्स, ये चारों जो एलिमेंट है स्वॉट एनालिसिस, ये मैं तो आपको एडवाइस करूंगा कि आप बिजनेस की तो करते ही करते हो, आप अपने इंडिविजुअल पर्सनालिटी की भी करिएगा। आपकी स्ट्रेंथ क्या है, आपकी वीकनेस क्या है, आपके लिए अपॉर्चुनिटी क्या है एज फार एज कैरियर इज कंसर्न, बिजनेस इज कंसर्न, और आपके लिए थ्रेट क्या है, ये आप एज ए इंडिविजुअल भी करिएगा। डोंट हैव टू शो टू एनीबॉडी, बट देन यू हैव टू एनालाइज योरसेल्फ, गिविंग योरसेल्फ हाफ एन आवर ऑफ द प्राइवेट टाइम। तो ये आप जरूर कर लेना बिफोर actually going into the entrepreneurial journey that you aspire. अब हम बात करते हैं इनोवेशन ब्रेनस्टॉर्मिंग की। तो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ब्रेनस्टॉर्मिंग? ऑल ऑफ यू नो इट। क्या होता है ब्रेनस्टॉर्मिंग? ब्रेनस्टॉर्मिंग होता है जब आप या आपकी टीम बैठ करके किसी एक खास प्रॉब्लम को सुलझाने के लिए तरह तरह के आइडिया जब वो निकाल रही होती है। इसमें क्रॉस डिस्कशंस भी होती हैं, है ना? लोग कुछ ओपिनियन देते हैं, फिर सामने वाला उसको काटेगा, फिर सामने वाला कुछ चेंज करेगा, उसके सामने वाला काटेगा। तो जब इस तरह की क्रॉस डिस्कशंस, डेलिब्रेशंस होती हैं, और यहाँ पर निगेटिविटी के लिए नहीं कि मतलब मुझे तुम्हारी बात काटनी है इसलिए मैंने काट दी, नहीं। दिस इज फॉर द पॉजिटिव सोल्यूशन। अल्टीमेट क्या है, जो प्रॉब्लम है उसके लिए आपको सोल्यूशन निकालना है। तो इनोवेटिव ब्रेनस्टॉर्मिंग जब आप करते हो तो आप सभी का, जो पूरे टीम मेंबर्स का जो है, वो एक ही मकसद होता है, वो ये होता है कि जो है हम सोल्यूशन दें, पॉजिटिव सोल्यूशन दें। तो वो ब्रेनस्टॉर्मिंग से जो उभर के चीजें आती हैं, उससे काफी अच्छा मतलब एक लीवरेज मिलता है। तो जब आप इनोवेशन ब्रेनस्टॉर्मिंग करोगे तो उससे कुछ आपको ओपिनियंस मिलेंगे, फिर जीरो ऑन करोगे। जैसे मान लो आप 10 आइडियाज के बारे में सोच रहे हो, फिर आप काटते 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 4 पे पहुंचे, फिर 4 में से आपने फिर अपनी एफिशिएंसी को देखी, आप 2 पे पहुंचे। अब उन 2 में से आपको एक चुनना है। सो मोस्ट ऑफ द टाइम व्हाट हैपेंस इज, आप मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन भी करते हो, तो ABCD में ना आपको 2 पता होता है कि 2 तो आंसर नहीं है,
लेकिन दो में आप कंफ्यूज हो जाते हो कि ए होगा कि बी होगा। तो यहाँ पे आपकी इंटेलेक्ट जो है वो काफी इंपॉर्टेंट हो जाती है। और कई बार ये अगर इंटेलेक्ट, तो कि चलो मेरा मन कह रहा है मैं तो ये कर लेता हूँ, मुझे पता नहीं मैं क्यों कर, तो दैट इज कॉल्ड इंट्यूशन, राइट। तो ये इनोवेशन ब्रेनस्टॉर्मिंग की भी जरूरत है। मार्केट रिसर्च आई ऑलरेडी हैव डिस्कस्ड विथ यू कि मार्केट रिसर्च आपको करनी पड़ेगी। क्यों करनी पड़ेगी? बिकॉज अल्टीमेटली वट एवर इनोवेशन यू आर डूइंग दैट इज इंटेंडेड टू बी सोल्ड आउट इन द मार्केट, तो आपको रिसर्च तो करनी पड़ेगी। ठीक है। उसके अलावा सोशल लिसनिंग एंड मॉनिटरिंग, ये मैंने आपको एम्पैथी पॉइंट में पहले ही बताया कि सोशल लिसनिंग मतलब समाज में लोगों से आप बात करिए, उनकी बातों को सुनिए, उनकी बातों को समझिए, और उसमें से कई बार आपको चीजें समझ में आएंगी कि इनको ये प्रॉब्लम हो रही है और मैं इसमें ये मदद कर सकता हूँ। और सिर्फ सुन के खत्म मत करिए, उसको मॉनिटर भी करिए। बिकॉज यू नो व्हाट हैपेंस समटाइम्स इफ समबडी इज टॉकिंग अबाउट ए प्रॉब्लम, पीपल जस्ट टेक इट इन ए लाइटर वे। कई बार वो हंसी उड़ा देते हैं, अरे क्या बात कर रहे हो। यू शुड नो 1904 में विरबल राइट और ऑरविल राइट ने, राइट ब्रदर्स ने जब जहाज का जो इनोवेशन किया, उससे पहले अगर कोई ये बोलता कि हम ऐसी मशीन बनाएंगे जिसमें हम बैठ के उड़ेंगे, तो लोग हंसते थे। ठीक है, कि ऐसा ऐसा कैसे हो सकता है कि आप चिड़िया की तरह उड़ोगे, बट देन दैट बिकम रियलिटी। तो कई बार वो चीजें जिसको सुन के हम हंसते हैं, वो साबित हो जाती है। So you should not make a mockery of any idea that you receive. It could be any as wild as it can be. और जितना वाइल्ड आपका आइडिया होगा उतनी ही प्रोबेबिलिटी होती है इनोवेशन होने की। ठीक है, तो सोशल लिसनिंग आपको करनी है और मॉनिटरिंग भी आपकी को करनी है। ये SWOT एनालिसिस, so please make it a point. S about the strength, W for the weakness, O for opportunity, T for threats. तो मैं तो ये कहूंगा कि आप पहले OT को छोड़ दीजिए, आप S और W फॉर योर इंडिविजुअल पर्सनालिटी, आप इन दोनों को जरूर आप करिए। अगर आपको तो मैं एग्जांपल भी दे सकता हूं कि स्ट्रेंथ किसको कहते हैं, वीकनेस किसको कहते हैं। आई अंडरस्टैंड कि आप सब जानते हो, फिर भी मैं अपनी ओर से एग्जांपल दे रहा हूं। स्ट्रेंथ हम किसको कहेंगे? अगर आप लगातार मेहनत कर सकते हो, लगातार आप काम कर सकते हो, ये आपकी स्ट्रेंथ है। अगर आप चीजों को जल्दी समझ लेते हैं, आप इंटेलेक्चुअल है, ये आपकी स्ट्रेंथ है। इफ यू आर ए क्विक डिसीजन मेकर, ये आपकी स्ट्रेंथ है ना। आप अगर पंक्चुअल हैं, वो भी आपकी एक स्ट्रेंथ है। ये स्ट्रेंथ होती है। वीकनेस क्या होती है? वीकनेस वो होती है, पीपल हैव गॉट डिफरेंट ओपिनियंस अबाउट द वीकनेस। तो मैं आपसे जानना चाहता हूँ वीकनेस किसको कहते हैं? आप में से बताएगा कोई वीकनेस किसको कहेंगे? एक्चुअली मेरे हिसाब से वीकनेस की एक अलग डेफिनेशन है। जैसे लोग कहते हैं ना कि अरे भाई मैं तो बहुत ही लेजी हूँ, ये मेरी वीकनेस, मैं उसको वीकनेस नहीं मानता। मेरे हिसाब से वो एक शॉर्ट कमिंग है, टेम्पोररी शॉर्ट कमिंग है। मेरे हिसाब से वीकनेस वो होती है जिसके ऊपर आपका कोई कंट्रोल नहीं है, आप चाह के भी उसको दूर नहीं कर सकते। फॉर एग्जाम्पल, अगर किसी के मतलब किसी की हाइट को कम ज्यादा नहीं कर सकता है ना। अगर किसी बंदे का एक हाथ नहीं है तो वो हाथ नहीं आ सकता है। तो ये वीकनेस मेरे हिसाब से तो मैं इसी को मानता हूँ, एटलीस्ट एज पर माई डेफिनेशन। तो वो वीकनेस है जो कि आप चाह के भी बदल नहीं सकते हो। बाकी जो है वो टेम्पररी शॉर्ट कमिंग है। अगर आप लेजी हो तो आप लेजीनेस को हटा सकते हो, अगर आप नॉन पंक्चुअल हो आप पंक्चुअल बन सकते हो, अगर आप 4 घंटे लगातार पढ़ नहीं पाते हो तो आप ये काम कर सकते हो। तो एनीथिंग दैट यू कैन इंप्रूव अपॉन इज नॉट ए वीकनेस, बट इन कॉमन पैरालेल्स पीपल से सो। सो लेट अस स्टिक टू द वीकनेस इन दैट सेंस ओनली। तो हम अपनी स्ट्रेंथ को एक पन्ने पे लिख लें, वीकनेस को एक पन्ने पे लिख लें, और डेली हम उसको रिव्यू करें। स्ट्रेंथ को हम और स्ट्रेंथन करें और वीकनेस को हम कम करते चले जाएं। तो दिस विल मेक यू ए गुड इंडिविजुअल।
who can be ready to take on any challenging task. ये फैक्टर्स हैं जो कि आपको बिजनेस अपॉर्चुनिटी के समय आपको कंसीडर करना होगा। अवेलेबिलिटी ऑफ रॉ मटेरियल्स, जब भी आप कोई अगर प्रोडक्शन में अगर आप हैं, आपका कोई प्रोडक्ट है जो कि आप मैन्युफैक्चर करके आप सेल करना चाहते हो, तो आपको ये देखना होगा कि रॉ मटेरियल उसके मिलने चाहिए। अगर नहीं मिलेंगे तो फिर आपको हो ही नहीं पाएगी। डिमांड एनालिसिस, पहले हम बात कर चुके हैं आपसे कि मार्केट में आपके उस प्रोडक्ट की डिमांड कितनी है। तो अगर जो आपका इनोवेटिव प्रोडक्ट है तो हाँ जी, डिस्कनेक्ट, आवाज आ रही? हाँ, कैन यू हियर मी? आप लोग सुन पा रहे हैं मुझे? यस सर। हाँ, यस सर। ठीक है। तो डिमांड एनालिसिस में हमने आपसे पहले जो कहा था, अगर जो आपका इनोवेटिव प्रोडक्ट है तब भी आप एक एंटीसिपेटरी सर्वे तो कर सकते हो, है ना? आपने कोई नया प्रोडक्ट बनाया जो कि मार्केट में नहीं था, तो आप 100 लोगों से मिलो, 500 लोगों से मिलो और कस्टमर सर्वे के हिसाब से आप एक जो है वो प्लान कर लो। आपने अगर 100 लोगों से मिले और 100 में से 50 लोगों ने इच्छा जाहिर की कि वो आपका प्रोडक्ट यूज करेंगे, ठीक है? तो वो 50 आप कस्टमर मान सकते हो फॉर द टाइम बिंग, पोटेंशियल कस्टमर। लेकिन चूंकि आपने बहुत स्मॉल सेगमेंट ऑफ सोसाइटी को इंटरव्यू किया, तो इन नो केस इट विल बी a 50% काइंड ऑफ डिमांड। So you really need to be logical, you really need to be rational. जब आप डिमांड एनालिसिस करते हो, फेयर अमाउंट ऑफ डेटा आपके पास होना चाहिए। 1000, 2000, 5000 जितने लोगों की आप सर्वे कर सकते हो। इट्स बेटर टू स्पेंड सम टाइम ऑन दिस। आप सब एग्जाम देते हो ना, तो एग्जाम में लोग क्या कहते हैं? वी ऑल हैव गॉन थ्रू सम एग्जाम और द अदर एग्जाम। तो एग्जाम में कई बार बहुत सारे स्टूडेंट होते हैं जो कि पेपर मिलने के बाद 1 मिनट वेस्ट नहीं करते, क्योंकि उनको लगता है कि 1 मिनट वेस्ट किया तो शायद हमें लास्ट क्वेश्चन के लिए टाइम नहीं मिलेगा। On the contrary, there are students who spend 5 minutes time reading the question paper, है ना? तो वो 5-10 मिनट जो है वो स्पेंड करना जो है वो काफी अच्छा होता है, क्योंकि उससे आपको समझ में आएगा क्वेश्चन पेपर। नहीं तो जब आप सीधा लिखने लगते हो तो आपको ये समझने का टाइम नहीं मिलता और आप जो है वो अनवांटेड चीजें भी लिखते हो जिसमें कि समय बर्बाद होता है। तो सिमिलरली, it makes a lot of sense to spend some time on the demand analysis. So have some survey, meaningful survey, talk to the people, ask their aspirations. अच्छा, डिमांड की एक डेफिनेशन भी होती है। I don't know how many of you know it. आप जानते हो डेफिनेशन क्या होती है डिमांड की? 3 फैक्टर्स होते हैं उसके। 1, रिक्वायरमेंट ऑफ द आइटम, 2, एबिलिटी टू पे फॉर इट, एंड 3, विलिंगनेस टू पे फॉर इट। मतलब हमें सामान की जरूरत भी होगी, हमारे पास पैसा पे करने की क्षमता भी है और मेरे पास पैसा पे करने की इच्छा भी है। जब ये तीनों चीज को एग्जिस्ट करेंगी तब वो डिमांड मैटेरियलाइज होता है। अच्छा, अब मान लो कि मैंने आपसे पूछा कि आपको हेलीकॉप्टर चाहिए और आपने कहा हाँ चाहिए, तो क्या ये डिमांड हो गया? बिल्कुल नहीं हुआ, क्योंकि आपके पास, मतलब मैं किसी की फाइनेंशियल क्षमता पे वो नहीं क्वेश्चन नहीं कर रहा हूं। ऐसा मुझे लगता है कि हम सब मिडिल क्लास के लोग हैं, तो हम में से किसी के पास भी क्षमता नहीं कि हम हेलीकॉप्टर खरीद पाए। तो पहला पॉइंट तो फुलफिल हुआ कि हमें जरूरत तो है, लेकिन पैसा पे करने की क्षमता नहीं है। भी है, अगर होता 100 करोड़ रुपए तो मैं पे कर देता, लेकिन पैसा है ही नहीं। तो 3 फैक्टर में एक फैक्टर जो मिसिंग है, सो इट्स नॉट ए डिमांड। अच्छा, कई बार कुछ करोड़पति होंगे, उसके पास उतने पैसे भी होंगे और उसे हेलीकॉप्टर की जरूरत भी है, लेकिन वो कंजूस आदमी, वो पैसा खर्च नहीं करना चाहता, तब भी वो डिमांड नहीं। तो व्हाट आई मीन टू से इज, व्हेन यू आर डूइंग अ मार्केट सर्वे इन योर फॉर योर प्रोडक्ट, तो आपको रियली बहुत कॉशियस होना पड़ेगा। आपको क्वालिटेटिव क्वेश्चनियरिंग करनी पड़ेगी लोगों से मिलकर के। और ठीक है, आपके पास डेटा हो सकता है कम इकट्ठे हो, लेकिन वो मीनिंगफुल डेटा होने चाहिए। तो उससे आप डिमांड एनालिसिस करके आप ये क्वांटिफाई कर सकते हो एज टू हाउ मच क्वांटिटी वी हैव टू मेक। और उसके बाद आप मार्केट साइज की आपको आइडेंटिफाई करनी पड़ेगी कि मार्केट साइज आपकी क्या है। अब मार्केट साइज मान लो कि किसी आपने नोटबुक की फैक्ट्री शुरू कर दी, तो काफिया खरीदने वाले कितने लोग हैं? सारे स्टूडेंट खरीदेंगे, तो ये आपका मार्केट साइज हो गया। अब उसमें आपकी एक्सेसिबिलिटी कितनी है, आपका लोकल स्टेशन की है, फिर आपकी क्षमता कितनी है, उतना बनाओ। अच्छा, अभी
5 मिनट पहले ये जो मैं डिस्कशन कर रहा था आपसे मैनेजमेंट स्किल सेट की, ये आप देख रहे हो, ये यहाँ पे चौथे पॉइंट पे लिखा है, एंड दिस हैज बीन जस्ट बीन कंसीडर्ड एज अ फैक्टर टू टू गिव अ थॉट ऑफ। लेकिन मेरे हिसाब से मैनेजमेंट स्किल सेट इज वन ऑफ द प्राइमरी रीजन ऑफ सक्सेस और फेल्योर ऑफ एनी बिजनेस। तो मैं तो ये कहूंगा, सिंस द वेरी हाई फेल्योर रेट ऑफ द स्टार्टअप 70 to 80%, तो उसमें जो रिसर्च ये देखते हैं कि रिसर्च में कहा गया है कि जितने भी फेल्योर होते हैं बिजनेस के, उनमें 80% 90% केसेस जो होते हैं, दे आर नॉट बिकॉज ऑफ द फाइनेंस। हम सबकी अवधारणा क्या है कि भाई उसके पास मतलब बिजनेस के लिए पैसे नहीं थे इसलिए वो फेल हो गया। ऑन द कॉन्ट्रेरी व्हाट हैपेंस इज inefficient management or lack of management is one of the reason why the businesses are failing। और इसलिए आपको फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट और टेक्निक्स ऑफ मैनेजमेंट ये सब की पूरी जानकारी होनी चाहिए। ठीक है, मेरे पास समय नहीं है और ये टॉपिक भी नहीं है, नहीं तो मैनेजरियल स्किल सेट के बारे में मैं जरूर बात करना चाहता, लेकिन आप इसको गूगल करके भी आप पढ़ सकते हो या आप देख भी सकते हो। ये बहुत जरूरी है, प्लानिंग, कोऑर्डिनेटिंग, कंट्रोलिंग, है ना, मैनेजरियल फंक्शंस क्या होते हैं, ये सब कहीं ना कहीं आपको एक्वायर करने पड़ेंगे। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एक्सेस टू कस्टमर बहुत जरूरी है। अगर आपका एक्सेस नहीं है कस्टमर के पास, तो यू विल नॉट बी एबल टू नो द फीडबैक। नाउ फीडबैक इज व्हाट मेक्स द पीपल स्ट्रांग। व्हेन आई टेल द पीपल, आई मीन द बिजनेसमैन और द एंटरप्रेन्योर्स। तो एंटरप्रेन्योर्स जो हैं वो हमेशा कस्टमर से फीडबैक लेते हैं। मैं जब गाड़ी सर्विस के लिए भेजता हूँ ना, अगले दिन somebody else connecting me and asking कि सर वो आपकी गाड़ी सर्विस कैसी हुई। तो ये फीडबैक क्यों जरूरी होता है? क्योंकि वो आपके कस्टमर हैं, वही आपको प्रॉफिटेबिलिटी देने वाले हैं। अगर खुश नहीं है तो आपका नहीं चलेगा। So you really need to have access to the customer. You should always connect with the customers. You should have personalized relationship wherever possible to actually go with the entrepreneurial mindset. नीड फॉर फाइनेंसिंग, ये आपको देखना है, क्योंकि जितने भी एफर्ट है वो पैसे से ही होंगे। और मोर इंपॉर्टेंटली इट्स अबाउट द पैशन। पैशन क्या है? मैंने आपको पहले एक शब्द कहा था कि नो मैटर व्हाट कम व्हाट मे, आई विल परस्यू माय प्रोजेक्ट। एक तो वो हो गया, ये विल पावर हो गई। और पैशन ये हो गया कि जिस चीज में आप डूबे हो, जिस चीज को आप कर रहे हो, गिव योर 100%। वो 100% आपको देना है। कहने का मेरा मतलब ये है कि सोते जागते, उठते बैठते, रोते गाते, बात करते, आपके दिमाग में सिर्फ वही बात घूमनी चाहिए। एंड आई नो देयर आर सम एंटरप्रेन्योर्स हु डू दैट एंड दे आर हाईली सक्सेसफुल। तो ये पैशन इज व्हाट इज गोइंग टू मेक इट डिफरेंट इन योर लाइफ। तो ये कुछ फैक्टर्स हैं। पैशन जो है वो मेरे कहने से नहीं आता है, वो एक इनबिल्ट जो है वो क्षमता होती है, कॉम्पिटेंसी होती है, और वो आप इन कोर्स ऑफ टाइम आप डेवलप कर सकते हो विद कंसर्टेड एफर्ट्स, इफ यू आर नॉट हैविंग राइट नाउ। और जो पैशनेट नहीं हो उसको तो मैं यही एडवाइस करूंगा कि आपको एंटरप्रेन्योरियल एक्टिविटीज में नहीं जाना चाहिए। ठीक है, तो ये कुछ बिजनेस अपॉर्चुनिटी, जैसे B2B की बात हो रहा है, जो आपके प्रोडक्ट हैं वो B2B भी जा सकते हैं, बिजनेस टू बिजनेस जा सकते हैं, B2C जा सकते हैं, बिजनेस टू कस्टमर जा सकते हैं, है ना। तो ये बहुत सारे तरीके हैं। कुछ चीजें मैं आपसे बात करना चाहूंगा, टाइप्स ऑफ स्मॉल बिजनेस अपॉर्चुनिटीज, क्योंकि अगर आप में से कोई बिगिन करना चाहता है तो आपको ये सारी चीजों को ध्यान में रखना चाहिए, राइट। ये सर्विस बेस्ड बिजनेसेस जैसे हैं, मैंने आपको पहले भी कहा था कि अच्छा टाइम इज रनिंग आउट, सो आई नीड टू बी लिटिल फास्ट। I hope we are here up to 11 o'clock. So next 5 minutes I'll try to wind up, है ना। आप सुन पा रहे हैं ना मुझे? Yes, sir. हाँ, ठीक है। तो I really need to be quick. टाइप ऑफ स्मॉल बिजनेस अपॉर्चुनिटीज आप देख लो, सर्विस बेस्ड अपॉर्चुनिटीज, जैसे घरों में आरओ है, इस तरह की जो चीजें हैं उनको सर्विस करने के लिए रिटेल बिजनेस में आप आ सकते हो। आई मीन मतलब जो कि एक एक पीस करके बेचते हैं। यू ऑलरेडी अंडरस्टैंड ऑल दिस टर्मिनोलॉजी, सो आई एम नॉट गोइंग टू गो इनटू द डिटेल्स ऑफ इट। ऑनलाइन बिजनेसेस, यू आर ऑलरेडी अवेयर व्हाट काइंड ऑफ ऑनलाइन बिजनेसेस कैन बी डन। होम बेस्ड बिजनेसेस जैसे डे केयर हो गया, स्टोरेज हो गया। मोबाइल बिजनेस है ना, बिग बास्केट जैसे मोबिलिटी है, उसके पास वो सामान वामान बेचता है। सोशल एंटरप्राइज, या आप नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन खोल सकते हो। नीच मार्केट ऑलरेडी आई हैव डिस्कस्ड विद यू। ड्रॉप शिपिंग बिजनेस, किसी और के लिए
किसी और के लिए आप उसमें इंटरवीन करते हो और आप उसके सामान को कस्टमर तक पहुंचाते हो। तो अब ये जैसे आपके जो ट्रांसपोर्टर्स हैं, दे कुड बी कॉल्ड इन द ड्रॉप शिपिंग बिजनेस। ऑनलाइन एजुकेशन आप जान ही रहे हो, अभी ये एग्जाम्पल है जो हम बात कर रहे हैं, ये भी एक एग्जाम्पल है ऑनलाइन एजुकेशन या ई लर्निंग का, है ना। वी आर कनेक्टिंग ऑनलाइन। ऑनलाइन में ये कुछ अपॉर्चुनिटीज है, अगेन यू आर वेल अवेयर ऑफ दिस, ई कॉमर्स, डिजिटल मार्केटिंग, कंटेंट क्रिएशन, ये सारे काम आप ऑनलाइन कर सकते हो। कंसल्टिंग और कोचिंग, एफिलिएट मार्केटिंग, ऑफरिंग द ऑनलाइन सर्विसेज। तो आज की डेट में अपॉर्चुनिटीज आपके लिए बहुत ज्यादा है, बट ओनली थिंग व्हाट यू नीड इज यू हैव टू डू द स्वॉट एनालिसिस, यू हैव टू आइडेंटिफाई द राइट काइंड ऑफ बिजनेस अपॉर्चुनिटी, और उसके बाद आप शुरुआत करिए, एंड देन द स्काई इज द लिमिट, है ना। फ्रीलांसिंग है, कंसल्टेंसी है, ग्राफिक डिजाइनिंग है, coaching, tutoring, blogging. Even there are some big companies, they hire you for the blogging only. So daily you have to post a social media post, and for that you will be paid. Nutritionist or the health guide, event planning आप कर सकते हो. You can start your own YouTube channel, है ना। लेकिन इसके लिए भी पैशन वैसन काफी कुछ चाहिए। मतलब ऐसा नहीं कि आपने अधूरे मन से काम करना शुरू किया और उसके बाद आपको सफलता मिल जाएगी। तो आप में फुल पैशन होना चाहिए, सेल्फ मोटिवेशन होना चाहिए, यू शुड हैव द लीडरशिप क्वालिटीज, यू शुड हैव द मैनेजरियल एबिलिटीज, यू शुड हैव यू फोकस्ड ऑन व्हाटएवर यू आर टारगेटिंग। और उसके बाद ये जितने भी मैंने टेक्निक्स आपको बताए, कस्टमर आइडेंटिफिकेशन, मार्केट सर्वे, प्रोडक्ट प्लानिंग, आई मीन यू कैन नॉट अफोर्ड टू गिव अ लेस इंटरेस्ट ऑन एनी ऑफ दिस फैक्टर्स, ठीक है। सो ऑन दिस नोट आई विल कंक्लूड माय डिस्कशन फॉर द डे। Ultimately, concluding, what I have to say is कि न्यू बिजनेस अपॉर्चुनिटीज क्या करती है, दे विल गिव प्रोवाइड एक्सेस टू द इंक्रीज्ड कैपिटल रिसोर्सेस। अगर आप एक्सप्लोर करें तो आपको बहुत सारे ऐसे रिसोर्सेस मिलेंगे, जैसे देयर आर मल्टीपल गवर्नमेंट अपॉर्चुनिटीज, गवर्नमेंट फंडिंग स्कीम्स, मेनी ऑफ देम वी आर बीइंग फ्लोटेड बाय अस। बिजनेस जो बहुत सारे इसमें वेंचर कैपिटलिस्ट भी आते हैं, जो कि अगर आपका बिजनेस अच्छा है तो वो सपोर्ट करने को तैयार होते हैं। एम्प्लॉय डेवलपमेंट हो सकता है, टेक्नोलॉजिकल अपग्रेडेशन हो सकते हैं, ग्रोथ स्ट्रेटजीज आप अपना सकते हो। So as I said, you sky is the limit. What you have to think is you have to think for, और अपने आप को लिमिटेशन से आप बाहर निकालिए, ठीक है। So on this note, I conclude today's meeting. Next 5 minutes, you can have question and answer any other topic, not only to the today's discussion, but also from any of the managerial or the entrepreneurial thought जो कि आपके मन में आ रहा है, आपको उसका solution नहीं मिला है। You can put forth your question for next 5 minutes, है ना। ये कुछ टॉप यूनिकॉर्न्स ऑफ इंडिया है, इनसे आप कुछ मतलब वो करिए। फ्लिपकार्ट ने 0 से शुरुआत करी थी भारत पे, बायजूस हालांकि अभी निगेटिव चल रहा है। ओला कैब, भावेश अग्रवाल, ये आईआईटी मुंबई से इसने शुरुआत करी थी 2 गाड़ियों के साथ। ओयो, स्विगी, ये जो सारे हैं ना, ये कुछ यूनिकॉर्न्स हैं इंडिया के, और हु नोस सम ऑफ यू आल्सो मे कन्वर्ट इनटू द यूनिकॉर्न्स। दिस इज माय कांटेक्ट डिटेल्स, ठीक है। एक मेरा भी ये YouTube चैनल है, इसमें कुछ टॉपिक्स, आई एम नॉट वेरी रेगुलर इनटू दिस, बट कुछ मैनेजरियल टॉपिक इसमें बहुत अच्छी डिस्कस की हुई, ठीक है। तो इसको अगर कभी आप लॉग इन करोगे तो उसमें देख लेना प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट, तो आप जरूर सुनिएगा उसको। और बहुत सारे कुछ बिजनेस टॉपिक्स भी हैं, तो इफ यू कैन फाइंड सम टाइम, ट्राई टू गो इनटू इट, और इसको सुनना आप, अगर अच्छा लगे तो ठीक है, नहीं लगे तो फिर कोई बात ही नहीं, ठीक है। तो आई थिंक वी कैन क्लोज द प्रेजेंटेशन, और आपसे अब मैं चाहूंगा कि आप कुछ क्वेश्चन पुट अप करें, सो दैट आई अंडरस्टैंड दैट यू हैव गॉट सम ऑफ द पॉइंट्स, और जो आपको नहीं समझ में आया, यू आर पुटिंग फॉर द क्वेश्चन। 5 minutes, वी हैव टाइम। शुड आई कॉल वन बाय नेम? किसी का कोई क्वेश्चन? अखू नागर, आर यू हियर? आप हैं यहाँ पे? यस सर। आप बताइए, आपको सब कुछ समझ में आया, और डू यू हैव एनी क्वेश्चन, सम क्वेरी?
चलो ओके, अक्षिता मलिक। No, अक्षिता, sir. No. हाँ बोलो। अक्षिता, डू यू हैव एन, अच्छा Yes, sir. यू No. डोंट हैव एनी क्वेश्चन, ओके ओके। अनुष्का, अनुष्का, ज्योति सिंह, ओके। सो सलोनी, सलोनी आर यू हियर? यस सर। ये बताओ, आज आपके दो दो मेन पॉइंट्स आप बताइए जो आपने सीखे हैं। गिव मी 2 points what you learned today. चलो, so I believe all of you are now motivated to go for the entrepreneurial journey. अच्छा, एक क्वेश्चन तो मुझे बताई दो आप में से कि आप में से कितने लोगों ने आफ्टर दिस 3-4 days of the session that we have, how many of you got motivation to start your own venture? कितने लोगों ने सोचा, कम से कम सोचा, करोगे कि नहीं वो छोड़ दो अभी आप? Sir. आपके मन में ये आया Yes, कि sir. मुझे करना चाहिए? Yes, अक्षिता, sir. आपने Yes, सोचा sir. है? तनु एंड अखू? Yes, sir. Yes, अच्छा, sir. so Yes, sir. great to see at least 3-4 people they have got a different mindset now and they are thinking in that direction. अब मैं यही कहूंगा, इसी चीज को आप रोपित करिए, और जैसे पौधे में पानी देते हैं ना, तो डेली आप अपने आप को बताइए कि यू आर गोइंग टू बिकम एन एंटरप्रेन्योर, ठीक है? तो दिस विल मेक यू डिफरेंट फ्रॉम द ऑल अदर्स। तो ठीक है, मैं कंक्लूडिंगली मैं बस एक ही बात कहूंगा, 2-3 चीजों को, एट्रीब्यूट्स को मैंने पहले भी कहा है और अभी भी कहूंगा कि हर चीज की शुरुआत होती है खुद से होती है। तो आप एज ए इंडिविजुअल यू बिकम एन एंटरप्रेन्योर, एंड टू बी एन एंटरप्रेन्योर कुछ एट्रीब्यूट्स आप डेवलप करिए। आई मीन, इफ यू हैव थॉट ऑफ बिकमिंग एंटरप्रेन्योर, डेफिनेटली यू विल हैव इट, बट यू शुड बी एबल टू आइडेंटिफाई। हनुमान जी को भी अपनी ताकत का भरोसा नहीं था, ज्ञान नहीं था, उनको बताया गया तो उनको ज्ञान हुआ कि इनमें इतनी ताकत है। तो आप सभी में वो सारी चीजें हैं, आप सब कुछ कर सकते हो। व्हाट यू हैव टू थिंक इज यू हैव टू जस्ट रिविजिट योर पर्सनालिटी, और उसमें आप ये देखिए, लीडरशिप क्वालिटीज हो, मैनेजरियल एबिलिटीज हो, मोटिवेशनल एबिलिटीज हो। इट इज नॉट ओनली इंपॉर्टेंट फॉर यू टू सेल्फ मोटिवेट बट आल्सो टू मोटिवेट योर फॉलोअर्स। और उनको आप मोटिवेट कैसे करोगे, ये आपका देखना काम है, उसकी असेसमेंट भी आपको देखना पड़ेगा। एंड पीपल आर गेटिंग मोटिवेटेड व्हेन यू आर एबल टू फुलफिल देयर जेन्युइन रिक्वायरमेंट्स। तो आपको बहुत सारे काम करने पड़ेंगे। यू शुड हैव द एबिलिटी टू फेस द चैलेंजेस। किसी भी चैलेंज के समय आपको डाउन फील नहीं करना है, बिकॉज अल्टीमेटली अगर रात हुई है तो दिन भी होगा, अगर प्रॉब्लम आई है तो उसका सोल्यूशन भी निकलेगा। तो ये आपके पास माइंडसेट होना चाहिए, और उसके साथ आप आगे बढ़िए। और जब आप इस माइंडसेट के साथ आगे बढ़ोगे, आपके में पैशनेट, अगर पैशन होगा आप में कि कम व्हाट में आई विल बी सक्सेसफुल, तो नोबडी कैन स्टॉप यू फ्रॉम बीइंग देयर। तो सबसे पहले तो मैं यही कहूंगा, आप थॉट प्रोसेस बदलिए, अपने आप को मानिए कि आप एंटरप्रेन्योर बन चुके हैं, ठीक है? तो कंक्लूड करें। So all of you can leave now, and multiple choice questions will be made available to you, और उसको आप देखना और try to solve it. Thanks everyone for being so patient and to be hear me. ठीक है? Thank you, sir. हाँ, कॉन्टेक्ट डिटेल्स हैं, Thank आप you, उनको sir. जरूर यूट्यूब में ना, मैनेजमेंट गुरु को जरूर Thank you. देखिएगा एक बार, 1-2 टॉपिक्स बड़े इंपॉर्टेंट हैं उसमें। फर्स्ट गो थ्रू व्हाट आर ऑल द स्लाइड्स दैट आर अवेलेबल, और उसको सुन के कोशिश करो कि उसमें क्या समझ में आता है। स्टार्ट विद द फंक्शंस ऑफ मैनेजर्स या प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट, ठीक है ना? Yes, sir. चलो, थैंक यू।